Anybody can practice sunya. You change your life, you change your business, you change your future. So we practice non-differentiation. Whether you are Hindu, whether you are Muslim, whether you are Christian, you're Buddhist, it doesn't matter. अब यहाँ आए हो तो मन को समझिए और उसको ट्रेन करके जरूर जाना. So we train the mind by reverse counting. Which country practice the sunya first? It's India. दुख और सुख दोनों अपने बच्चे दोनों को संभालना, लेकिन उसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत है. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में और आज के इस शून्य मेडिटेशन प्रोग्राम, शून्य ध्यान प्रोग्राम और दातो डॉक्टर लीम सियोजिन की बायोग्राफी के प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि आप सभी वीडियो देख रहे हैं और मेरा हौसला भी बढ़ा रहे हो, तो बिल्कुल से मैं इसी तरीके से आपके लिए मेहनत ज़रूर करता रहूँगा। और ये बात हमेशा के लिए हमें ध्यान में रखना है कि शून्य इज़ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। मतलब अगर हमारे मन को एक शांति और खुशहाली देना है तो हमारे लिए जीवन में अगर शांति और खुशहाली भी चाहिए तो हमें ये प्रैक्टिस को निरंतर करते रहना चाहिए। जब तक आपके मन को और आपके परिवार को, आपके जीवन को शांति चाहिए, जब तक आपके घर में खुशहाली चाहिए, तो इस मन को ट्रेन करना यानी मन को रिसेट करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे कहा जाता है कि जीवन में सुख और दुख तो आता ही रहेगा, लेकिन अगर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने लेकर आ रहा और वो इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया अगर आपका बदल जाता है, किसी भी चीज़ को अगर देखने का नज़रिया अगर आप चेंज कर देते हो तो आप जीवन में कुछ भी हासिल भी कर सकते हो। शून्य यानी खाली होना है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अपने मन को खाली करने से अगर कुछ बड़ा प्राप्त किया जा सकता है तो क्यों ना मन को एम्प्टी करें। मन को वैसे ही हम इतने विचारों से, इतने निगेटिव ख्यालों से, बहुत सारे दुख भरी विचारों से, आज कोई आदमी अगर जाकर टीवी ऑन कर लेता है तो टीवी में इतने सारे न्यूज़ में देखते इसकी मौत हो गई, उसकी मौत हो गई, अपने आजू बाजू में कितने सारे लोगों के अंदर वो डर का एक माहौल बना दिया है। इस पूरा मीडिया के अंदर भी हम देख रहे हैं। तो ऐसे विचारों को बार बार अपने दिमाग में लेकर आने से, इसको हम कहते हैं जो आप अपने मन के अंदर विचार रखते हो वैसा ही हम बन जाते हैं। आउट ऑफ माइंड इज आउट ऑफ साइट। मतलब जो चीज़ आपके जीवन में, आपके दृष्टि में जो चीज़ होती है, जिस चीज़ पर आपकी दृष्टि चली जाती है, जिस चीज़ पर आपका फोकस हमेशा बना रहता है, आप वैसे ही बनते जाते हो। तो हमें क्या करना है? आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ माइंड इज आउट ऑफ साइट। तो इसका मतलब है हमारे मन में उन्हीं चीज़ों को लाना ज़रूरी है जिससे आप जीवन में सफलता को हासिल कर सकते हैं, और उन चीज़ों को आज से निकाल देना है जो चीज़ आपके जीवन में आपको असफलता के घेरे में लेके जा सकती है। एक अच्छा आपको उदाहरण देना चाहूँगा। हमारा मन जो है ना, ये विचारों की फैक्ट्री है। अच्छे से सुनिए इसको। हमारा मन एक विचारों की फैक्ट्री है। इसके अंदर अनगिनत विचार पैदा होते हैं, सुबह से लेकर रात तक अनगिनत विचार, इतने सारे विचार हमारे मन के अंदर तैयार होते रहते हैं। तो कुछ सकारात्मक विचार होंगे, कुछ नकारात्मक। ये प्रोडक्शन करने वाली फैक्ट्री है। अब जैसा आप सोचते रहेंगे वैसा आपका मन का अंदर विचार बनते रहेंगे। दोस्तों, इस फैक्ट्री के ऊपर 2 मैनेजर बिठा दिए गए हैं। 2 मैनेजर हैं। एक का नाम है विजय। एक का नाम क्या है? विजय मैन। विजय यानी सफलता, सक्सेस। और दूसरे का नाम है पराजय। दूसरे का नाम क्या है? पराजय यानी असफलता। क्या मतलब है इसका? विजय मैनेजर को एक काम दिया जाता है, आप अपनी संख्या, अपने कामगारों की, अपने एम्प्लॉयज की संख्या इतनी बढ़ाते जाओ और सफलता कैसे हासिल कर सकते हैं, सक्सेस कैसे मिलता है,
सफलता को कैसे हम निरंतर अपने जीवन में रख सकते हैं, और अभी जितनी सफलता मिली है उससे और ज़्यादा सफल बनने के लिए कौन कौन से विचार चाहिए, ये सारे विचार पैदा करने वाली एम्प्लॉयज़ को तैयार करने का काम विजय नाम के मैनेजर को दिया जाता है। दूसरा जो पराजय नाम का मैनेजर होता है, इसको काम दिया जाता है कि वो ऐसे विचारों को प्रोड्यूस करता रहे, ऐसे एम्प्लॉयज़ को प्रोड्यूस करता है, ऐसे एम्प्लॉयज़ को भर्ती करता है मन के अंदर, और वो जो पराजय नाम का मैनेजर है वो आपके मन को यानी आपके डायरेक्टर को, कंपनी के डायरेक्टर को ये दर्शाता है कि इससे हम असफल हो जाएंगे, इससे जीवन में कुछ नहीं होगा, आप नहीं कर सकते। कई लोगों ने करके देखा था, असफलता, नकारात्मक चीजें, जो चीजों से कभी भी सफलता को देखा भी नहीं जा सकता, ऐसे विचारों को प्रोड्यूस करने का काम पराजय करता है। अब दोस्तों, इसके ऊपर जो बैठा हुआ बंदा है, इसको ऊपर जो कंट्रोल करने वाला पर्सन है, वो है आपका मन, वो है आपका मन, यानी एक डायरेक्टर। फैक्ट्री है ना, तो फैक्ट्री में एक एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज के ऊपर मैनेजर्स है, और मैनेजर के ऊपर है डायरेक्टर, यानी आपका मन है वो डायरेक्टर यानी दिशा देने वाला। अब वो मन यानी डायरेक्टर अगर विजय नाम के मैनेजर को ज्यादा पगार देता है, ज्यादा ओवरटाइम देता है, तो विजय ज्यादा काम करेगा, ज्यादा एम्प्लॉयज को प्रोड्यूस करेगा और ज्यादा सफलता वाली चीजों को लेकर आएगा, और अपने डायरेक्टर को वही चीज देगा जो डायरेक्टर ने दिशा दी थी। गलती से यह मन अगर पराजय नाम के मैनेजर को डायरेक्शन देने लगे, तो पराजय नाम का मैनेजर अपने ज्यादा एम्प्लॉयज की भर्ती करेगा, ज्यादा ओवरटाइम करेगा, और नकारात्मक, असफलता वाली, चुनौती वाली, चैलेंजेस के अंदर प्रॉब्लम्स वाली, समस्या वाली, डिप्रेशंस, एंग्जाइटी, ऐसे विचारों को पैदा करने में आपका पराजय नाम का जो मैनेजर है वो मन को मदद करेगा। अब सवाल आपके सामने आता है, अगर आप आज शून्य मेडिटेशन और ये शून्य ध्यान को समझना चाहते हो, तो मैं आपको सवाल पूछता हूं, आपके मन को क्या करना चाहिए? विजय नाम के मैनेजर को ज्यादा काम देना चाहिए या पराजय नाम के मैनेजर को ज्यादा काम देना चाहिए? अगर आप ये लाइव प्रोग्राम देख रहे हो तो अभी आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते, तुरंत लिख सकते कमेंट में, विजय नाम के मैनेजर को ज्यादा काम देना है या पराजय नाम के मैनेजर को ज्यादा काम देना चाहिए। बिल्कुल सभी लोग लिखने की आदत बनाइए, बताइए मुझे क्या करना चाहिए आपने, अगर आप मन है तो बिल्कुल इसका बहुत आसान सा रास्ता है। अगर आप सफलता जीवन में चाहते हो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप निरंतर सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो आपको पराजय नाम के मैनेजर को काम से निकाल देना चाहिए और विजय नाम के मैनेजर को ओवरटाइम देना चाहिए, उसको 3 शिफ्ट में काम देना चाहिए, 3 शिफ्ट में काम देना चाहिए, कंटिन्यूअसली वर्किंग होना चाहिए। तो विजय नाम का मैनेजर आपको सिर्फ और सिर्फ सफलता वाली बातों में ही फोकस करने में मदद करेगा। तो इसके लिए हमें जरूरी क्या है? इसके लिए हमके मन को यानी हमारे डायरेक्टर को जो दिशा देता है ना, सफलता वाली दिशा देगा या असफलता वाली दिशा देगा। या तो आपका मन आपको बता देगा तू कर सकता है, या फिर आपका मन आपको बता देगा तू नहीं कर सकता। दोनों भी बराबर है, मतलब दोनों ही सही है। बट यहां पे एक बात है कि आप अपने मन को कौन सी दिशा दे रहे हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप अपने मन यानी डायरेक्टर कौन सी दिशा को लेके जा रहा है, तो यहां पर हमें उसको रिसेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले उसको एम्प्टी कर दीजिए, पहले उसको खाली कर दीजिए, और खाली करने के पश्चात उसके ऊपर अच्छा प्रोग्रामिंग होगा। और फिर वो प्रोग्रामिंग जो आपका मन चाहता है कि हाँ यस मुझे सफलता चाहिए, तो सफल विचारों को ही आपका मन प्रोग्रामिंग करता रहेगा। तो जरूर दोस्तों, ये जो शून्य ध्यान की प्रैक्टिस है, चाहे आप इस्लामिक हो, चाहे आप हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या क्रिश्चियन हो या किसी भी धर्म या पंथ के हो, सभी लोगों के लिए ये इसका किसी भी रिलीजन से संबंध नहीं है। जिसके पास एक शरीर है और जिसके पास एक मन है, ये सभी के लिए है। क्योंकि जिस तरीके से हम शरीर का इलाज करते हैं, तो मन का भी इलाज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं जरूर आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर कहूंगा, आप शून्य ध्यान प्रैक्टिस जरूर करते रहना, जिसके कारण आज दातो डॉक्टर लीम सियोजिन एक सामान्य इंसान से असामान्य बने, जिसके कारण आज एक इंसान बिलियनियर पर्सन बन चुका है, 200 से भी ज्यादा देशों में अपनी कंपनी को लेकर जा चुके हैं। इतनी बड़ी चुनौतियां, इतने बड़े संघर्ष, कई सारी कंट्रीज की चुनौतियां को हैंडल सफलतापूर्वक उन्होंने नियंत्रण करते हुए, अपने आप पर नियंत्रण करते हुए, सभी चुनौतियों का सामना करते हुए, सभी संघर्ष के अंदर
चुनौतियों को सामना करते हुए दत्तुक डॉक्टर लीम सियोजिन इन्होंने आज 200 से भी ज्यादा देशों में डीएक्सएन को आज पहुंचा है। तो जरूर ये बायोग्राफी के अंदर भी बहुत अच्छे से हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से डॉक्टर लीम ने डीएक्सएन को एस्टैब्लिश किया। बहुत सारे उदाहरण हमने देखे। कल के सेशन में हमने देखा था डीएक्सएन के पहले कुछ उत्पादों के प्रशंसा पत्र, मतलब डीएक्सएन के उत्पादों से कई लोगों को जो अनुभव आए थे उस अनुभव के बारे में हमने जानकारी ली थी दोस्तों, अनुभव। और आज मैं एपिसोड नंबर 11 आपके सामने पेश कर रहा हूं और जहां पर हम देखेंगे डीएक्सएन को डॉक्टर लीम सियोजिन को एक विश्व एक बाजार यानी वन वर्ल्ड वन मार्केट निर्माण करने के लिए कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कौन कौन से संघर्ष को फेस करते हुए दत्तुक डॉक्टर लीम सियोजिन ने ये जो वन वर्ल्ड वन मार्केट की जो एक कंसेप्ट है वो कंसेप्ट को पूरा किया। ये जरूर बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप लोगों के लिए। वन वर्ल्ड वन मार्केट को लाने में डॉक्टर लीम को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और फिर भी वो सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने मन को फोकस करके रखे थे, मुझे ये चीज चाहिए, मतलब चाहिए, कैसे भी हाल में चाहिए। तो उन्होंने कैसे इसको पूरा किया और साथ ही साथ अलग अलग कंट्री में बिजनेस को डेवलप करते वक्त उस कंट्री से भी उनको कुछ कुछ क्राइसिस का सामना करना पड़ा, वो भी आज के अध्याय में जरूर देखेंगे। उससे पहले एक बार अपने मन को जरूर रिसेट करेंगे ताकि आपका ध्यान पूरा खाली कर दीजिए और आने वाले अध्याय के तरफ लेके जाइए। अगर आपने पिछला अध्याय नहीं देखा होगा तो मैं आपको विनंती पूर्वक कहूंगा अध्याय नंबर यानी एपिसोड नंबर जो आपके सामने 10 हुआ था और उसके अंदर दत्तुक डॉक्टर लीम सियोजिन ने खुद डीएक्सएन उत्पादों के सेवन के पश्चात कई लोगों को उत्पाद देने के पश्चात उनके जो अनुभव आए थे, टेस्टिमोनियल्स हम कहते हैं ना हमेशा, तो लोगों के क्या क्या अनुभव आए थे और ऐसे कुछ मजेदार किस्से दत्तुक डॉक्टर लीम सियोजिन ने पहले एपिसोड में बताया कि उन्होंने किसको गैनोडर्मा दिया था, उसको क्या हुआ, फिर उससे डॉक्टर लीम ने उसको कैसे हैंडल किया था। तो ये सारी प्रैक्टिकल बातें आप पहले एपिसोड में जरूर जाकर देखिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक बार एम्प्टी हो जाते हैं ताकि आपका पूरा मन खाली हो जाए और फिर आप अपने अगले अध्याय में मन से पूरा खाली कर आप अच्छे से सुन लीजिए। तो सबसे पहले हमें मन को रिसेट करना है और ये रिसेट करने की प्रैक्टिस आपको जीवन में सफलता तक लेके जाएगी। कंफर्टेबल बैठिए। बैठते वक्त डॉक्टर लीम हमेशा हमें कहते हैं कि आपको बैठते वक्त इस तरह का कोई तकिया जरूर लेके लेना है। देखिए मैंने तकिया लिया है, आप यहाँ पर तकिया रख दीजिए और इसके ऊपर बैठ सकते हैं। आप मैट पे बैठे हैं तो मैट पर आप अर्ध पद्मासन या पद्मासन के मुद्रा में आप बैठ सकते हैं और फिर जैसे ही बैठते हैं तो आपका जो मेरुदंड होता है यानी स्पाइनल कॉर्ड, इसको पूरा सीधी रेखा में रखने के लिए, देखिए मैंने अगर ये तकिया नहीं रखा होता तो शायद मैं ऐसे बैठ सकता, ऐसे आ सकता है, राइट। तो नहीं, यहाँ पर एक मैंने तकिया रखा है जो कि अभी पूरा स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट लाइन में रखता है। अब यहां से हम शून्य प्रैक्टिस को करेंगे और आपको मैं जरूर कहूंगा अगर आप पहली बार भी है तो भी आप अभी से शुरू कर दीजिए, पुराने हैं तो भी आप प्रैक्टिस जरूर करके रखिए। तो चलिए, सबसे पहले आपको कंफर्टेबल बैठना है। अपने ध्यान को, अपने मन को एम्प्टी करने के लिए हमें जो भी विचार मन में आ रहे आने दो, लेकिन अपने मन को एक तरह पे पूरी तरीके से जीरो रखने के लिए हमें रिवर्स काउंटिंग पे ध्यान देना है, मन को ट्रेन करना है। तो रिवर्स करने के लिए उसमें 9 to 0 का पहला चरण है, 29 to 0 का दूसरा चरण है और 99 to 0 का रिवर्स में तीसरा चरण आता है। तो आज मैं आपको ज्यादा वीडियो भी लंबा ना हो, बस आपको एक आइडियाज भी आनी चाहिए, तो 9 to 0 की प्रैक्टिस जरूर समझाना चाहूंगा। 9 to 0 के लिए आपको कंफर्टेबल बैठिए। अपनी सांस के ऊपर यानी जो आपकी ब्रीदिंग है उसके ऊपर हमें ध्यान केंद्रित करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहिए तो शुरू में ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, वार्म अप कर सकते हैं, जो करना है वो कर लीजिए। थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, हल्का वार्म अप करिए, हाथों का वार्म अप करिए, पैरों का वार्म अप करिए और फिर आप इस मुद्रा में बैठ जाइए। अब आपकी सांस दौड़ रही होगी। अब जैसे ही सांस दौड़ रही है तो आपका ध्यान उस सांस की तरफ लेके जाना है और हमें ऑब्जर्व करना है सांसों को। और फिर हमें सांस जैसे ही अंदर जाकर बाहर आ जाती है उसको बोलते हैं, हम ब्रीद इन करते हैं और जैसे हम ब्रीद आउट कर लेते हैं तो हमें काउंट करना है 9। जैसे ब्रीद इन फिर ब्रीद आउट होगा उसके पश्चात 8, 7, 6, 5,
4 ऐसे हमें ब्रीदिंग कंप्लीट करना है 9 to 0 की तरफ। लेकिन ध्यान दीजिए, ना ही आपको जोर से सांस लेनी है, यह कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है, ना ही आपको डीप ब्रीदिंग करना है कंटिन्यूस काउंटिंग के अंदर। सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है और फिर अपने मन को, जितने भी विचार आ रहे हैं फिर भी अपने मन को रिवर्स काउंटिंग की तरफ उसको फोकस कराना है। मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है आपको यह समझने के लिए। तो बिल्कुल से प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट आप सामने रखिए। अब मैं कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने, कोई भी ऑब्जेक्ट रखिए, मेरे तो बहुत अच्छा ऑब्जेक्ट है, मैं इसकी तरफ ध्यान दूंगा। दुनिया का जड़ी बूटियों का राजा, जिसने पूरे संसार में एक स्वास्थ्य क्रांति को लेकर गए हैं। तो बिल्कुल से मैं इसको अभी मेरे बराबर से 45 डिग्री में इसको रखूंगा और मेरा पूरा ध्यान उस ऑब्जेक्ट की तरफ रखूंगा, ज्ञानोधर्मा की तरफ। और पीस और प्रॉस्पेरिटी का संदेश भी पूरी दुनिया में, लोगों के जीवन में पीस आ जाए, शांति आ जाए और बहुत अच्छा सभी लोग खुशहाल रहें, इस तरीके से मेरे मन में थोड़े से विचार भी रहना जरूरी होगा। और साथ ही साथ मैं अभी मेडिटेशन कर कर अपने मन को रिसेट करने की भी प्रैक्टिस, ताकि जितने भी बुरे ख्याल हैं, बुरे विचार हैं, उनसे हम बाहर आ जाएं, एम्प्टी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बैठिए एक बार से पूरा स्ट्रेट मुद्रा में, अपने हाथों को घुटनों पर रखिए। अगर आप, मैं अभी चेयर में बैठा हूं तो आप अपने हाथों को घुटनों पर रख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी, अगर चेयर थोड़ी बड़ी है तो यहाँ पर भी आप अर्ध पद्मासन इस तरीके से रखकर अपने हाथों को इस तरीके से रख सकते हैं। चलिए, और फिर आंखें खुली रखना है, आंखें बंद नहीं रखना है। आंखें बंद रखते हैं तो मन ज़्यादा भागने दौड़ने लगता है, तो मन को खुला रखना है। तो हमें आंखें भी खुली रखकर ध्यान देना है एक ऑब्जेक्ट की तरफ। और पहले एक बार डीप ब्रीदिंग करेंगे, लेकिन उसके पश्चात आपको सांस के ऊपर ध्यान देना है। 9 to 0 मैं जोर से नहीं काउंट करूंगा, इसके लिए 9 to 0 के लिए सहरे का समय शायद थोड़ा बहुत कम लगेगा, लेकिन अपने सांस के ऊपर होता है, अपने ब्रीदिंग के ऊपर होता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार अपने हाथों को अच्छे से, जैसे 0 हो जाता है, आप एक बार अपने हाथों को इस तरीके से रफ करिए और फिर अपने पूरे चेहरे पर इसको मसाज करना है। अपने गर्दन के पीछे, कान के बाजू में, फिर पूरे गर्दन को और फिर पूरे चेहरे को इस तरीके से मसाज करना है। ये हो गया 9 to 0। अब इसको आप 3 टर्म्स में 3 बार एक ही समय पर 3 टाइम कर सकते हैं। एक बार आपको यह अच्छे से आ जाए, यानी आपको 9 to 0 करने में कोई परेशानी नहीं आ रही है। कुछ लोग तो 7 पर ही भटक जाते हैं इधर उधर। हाँ दोस्तों, एक बार 9 to 0 लगता तो आसान है, लेकिन प्रैक्टिस से ही आपको इसके अंदर परफेक्शन आ जाएगा। एक बार 9 to 0 आ जाएगा ना, उसके पश्चात आप 29 to 0 की भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए 3 टाइम्स। एक बार 29 to 0 भी अच्छे से आ जाएगा तो फिर आप 99 to 0 की तरफ आ जाइए। तो इसे आप एक बार 9 to 0 भी अच्छी तरीके से कर पाओगे तो आपका दत्तुक डॉक्टर लीम सियोजिन के कहने के हिसाब से एक अच्छा प्रैक्टिस आप कर रहे हो और बिल्कुल से आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ये तो बस शुरुआत है, इसके आगे भी बहुत कुछ है जो हमें दत्तुक डॉक्टर लीम सियोजिन उसके पश्चात भी सिखाने वाले। समता, विपोसना, बहुत कुछ है सर इसके आगे, लेकिन कम से कम बेसिक तो मजबूत बनाइए। जब बेसिक में ही कच्चे रहते हैं तो आगे जाने का कोई मकसद ही नहीं है। इसीलिए हमें लगातार रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जैसे मैंने एक कहानी आपको बताई थी, या मैंने एक उदाहरण आपको दिया था कि अगर आपने रोज प्रैक्टिस की तो आपका मन, यानी आपका डायरेक्टर एम्प्टी हो जाएगा और वो सोचेगा कि मुझे कौन से मैनेजर को काम देना है ज्यादा, विजय नाम के मैनेजर को ज्यादा काम देना है, मुझे विजय नाम के मैनेजर को ज्यादा मेहनत करानी है, उसको ज्यादा ओवरटाइम देना है, उसको 3 शिफ्ट में काम करना है, उसकी भर्ती ज्यादा करवाना है लोगों से, ताकि वो विजय नाम का मैनेजर मेरे जीवन में सफलता को लेकर आ सकता है। गलती से अगर आप बुरे ख्यालों में फंसे जाओगे, पुराने लोगों के निगेटिव विचारों में चले जाओगे,
जो लोगों ने किसी चीज के अंदर किसी बुरे अनुभव लिए होते हैं, उस अनुभव के कारण वो आपको बताते हैं, फिर हम भी उसमें डरने लगते हैं। कई बार ये होता है। तो मैं जरूर कहूंगा कि ऐसे निगेटिव, नकारात्मक, जिससे आपके जीवन में कोई प्रोग्रेस नहीं होने वाली, ऐसे विचारों को अपने मन में रखना, मतलब आप अपने पराजय नाम के मैनेजर को ज्यादा काम दे रहे हो, और यह पराजय नाम का मैनेजर कभी भी आपको सफल नहीं बनने देगा, कभी भी सफल नहीं बन सकते दोस्तों। इसलिए हमें यह ध्यान जाना जरूरी है। दत्तू डॉक्टर लीम सियो जिनके जीवन में भी कई चुनौतियां आई होंगी, लेकिन उन्होंने इस प्रैक्टिस को जरूर जन्म से किया था। मतलब उन्होंने जब उनका जन्म के पश्चात 10 साल उम्र था, तो 10 साल की उम्र के पश्चात, मतलब बचपन से लेकर अब तक उन्होंने प्रैक्टिस किया है। आज भी करते हैं। तो वो खुद कहते हैं कि DXN की सफलता का सीक्रेट शून्य ध्यान प्रैक्टिस है, मन को रिसेट करने की प्रैक्टिस है। और आज भी हम देखेंगे कि उनको कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। मैंने बताया था आपको कि लास्ट में आपने देखा था कि कितने सारे बुरे अनुभव उनको भी आए थे। बुरे नहीं बोल सकता मैं उसको, लेकिन किस लोगों ने गैनोडर्मा खाया, फिर कंपनी के ऊपर ब्लेम करना शुरू किया, फिर कंपनी को ये मैंने डॉक्टर लीम को ये भी परेशानी हो गई कि अब इनको कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि किसी को खून की उल्टी हो रही है। माय गॉड, गैनोडर्मा लेने से खून की उल्टी, लेकिन सारे लोगों को तो नहीं हो रही, एक को हो गई, इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने कितना जबरदस्त तरीके से, एक IIT ब्रेन वाला पर्सन कितना पावरफुल तरीके से एक अच्छा संदेश दिया कि गैनोडर्मा पूरा सुरक्षित है, छोटा बच्चा से लेकर सभी लोग खा सकता है, और किस तरीके से लोगों के जीवन में स्वास्थ्य को लेकर आ सकता है, ताकि आप जीवन भर निरोगी जीवन जी सके। तो चलिए अभी अध्याय नंबर 9 की तरफ चलते हैं, और हमारा एपिसोड नंबर 11 चल रहा है। एपिसोड नंबर 11 के अंदर हम देखेंगे एक विश्व एक बाजार की अवधारणा को। तो दोस्तों, क्या आप मुझे एक प्रोग्राम लिखने में मदद कर सकते हैं? मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लोगों में से एक के पूछा। दत्तू डॉक्टर लीम सियो जिनका यह विचार है कि वो 1 वर्ल्ड 1 मार्केट को, इस धारणा को लाना चाहते थे। अब वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी के एक पर्सन से पूछ रहे हैं, क्या आप मुझे एक प्रोग्राम लिखने में मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने सॉफ्टवेयर कंपनी के लोगों से पूछा। मेरा हमेशा यह मानना था कि सॉफ्टवेयर तकनीक के पास विश्व को जोड़ने की कुंजी होती है। मैं उसी का उपयोग विश्व को अपना बाजार बनाने के लिए करना चाहता था। मेरे दिमाग में एक विश्व एक बाजार की अवधारणा थी। देशों और बाजारों की आर्थिक अस्थिरता ने मुझे हमेशा विश्वास दिलाया कि एक देश या एक बाजार में व्यवसाय करना जोखिम भरा मामला होगा। सर्वोत्तम व्यवसाय निरपवाद रूप से बहुत से बाजारों में फैले हुए हैं। आपके दिमाग में क्या है डॉक्टर लीम? सॉफ्टवेयर डेवलपर ने जवाब दिया। उसने पूछा, डॉक्टर लीम आपके दिमाग में क्या है, मुझे बताओ। मेरे पास यह प्रोग्राम है कि जिसका मुझे विकास करना है, जिसमें मेरे सदस्य विश्व के किसी भी भाग से पंजीकरण कर सके। अब वो खुद डॉक्टर लीम कहते हैं 1993 के पश्चात की बात है, जब DXN को शुरुआत अच्छी तरीके से कर चुके थे, और धीरे धीरे DXN एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने की तैयारी में आ रहा है। तो वो कहते हैं कि मेरे दिमाग में एक ऐसा विचार आ रहा है, प्रोग्रामिंग आ रही, कि मैं एक ऐसा विकास करना चाहता हूं कि मेरा सदस्य विश्व के किसी भी कंट्री से सदस्यता का पंजीकरण कर सके, डिस्ट्रीब्यूटर बन सके, किसी भी देश से किसी को भी भर्ती कर सके, मतलब एक कंट्री में बैठकर कंट्री के अवॉइड किसी भी कंट्री के पर्सन को अपने साथ जोड़ सके, पूरे विश्व भर में कहीं से भी उत्पाद खरीद कर सके। मतलब एक आईडी अगर इंडिया में बनाई होगी तो वो किसी भी कंट्री, दुबई हो सकता है, श्रीलंका हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, यूरोप या कौन सा भी कॉन्टिनेंट या कौन सा भी कंट्री हो सकता है, वहां से उत्पाद खरीद कर सके, और उनके वैश्विक व्यापार के लिए उनकी स्थानीय मुद्रा में उनको लाभांश भी मिल सके। और सिर्फ इतना ही नहीं कि वो काम करने के पश्चात उनके कंट्री के हिसाब से उनका उसको कमीशन भी प्राप्त हो सके। कब की बात है सर? आज की बात नहीं, आज 2021 चल रहा है। ये बात है 1993 के दरमियान के, जिस समय कंपनी आगे बढ़ रही थी। तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलता है उस समय पे, क्या आप पागल है डॉक्टर लीम? मिस्टर लीम बोला है, क्या आप पागल है मिस्टर लीम? ऐसा प्रोग्राम असंभव है, ऐसा कोई भी नई प्रोग्राम नहीं हो ही नहीं सकता और ना ही बनाया जा सकता है। आप ऐसा प्रोग्राम कैसे सोच सकते हैं जो विभिन्न देशों के सभी बाजारों की मांग को पूरा कर सकता है? कराधान प्रणाली, कराधान मतलब टैक्सेशंस, हर कंट्री का टैक्सेशन अलग अलग होता है, तो कराधान प्रणाली एक जैसी नहीं है, मुद्रा भी एक जैसी नहीं है, तो करेंसी हर कंट्री के अलग अलग है। अब हम बोनस की गणना कैसे कर सकते हैं? ऐसा प्रोग्राम चलाने का कोई तरीका नहीं समझ में आ रहा है। डेवलपर ने कहा, मैंने कुछ और कंपनियां
और विशेषज्ञों के साथ अपनी किस्मत आजमाई और सभी ने मेरे विचार और अवधारणा पर हंसी उड़ाई। उन्होंने सोचा कि मैंने एक असंभव वस्तु की कल्पना कर ली है, मतलब जो नहीं हो सकता है, ऐसी चीजों के बारे में डॉक्टर लिम खुद सोच रहे। तो जो मैं तब देख रहा था वह किसी को भी नहीं दिख रहा था। मैं डॉक्टर लिम बोलते हैं जब मैं उस समय पे देख रहा था वो नहीं दिख रहा था। फिर क्यों मैं इसके पीछे लगा रहा, मैं क्यों ऐसी प्रणाली लाने के लिए इतना उत्सुक था? क्या यह बिक्री में सुधार करने और प्रतिस्पर्धियों में बढ़त बनाने के लिए अन्य कंपनियों से अलग डीएक्सएन को एक अलग बनाने का कारीगर तकनीक थी? तो बहुत से लोग मुझे यह पूछते हैं। उन दिनों में मलेशिया में एक प्रत्यक्ष बिक्री कंपनी चलाना निश्चित रूप से एक आसान कार्य नहीं था। मुझे हमेशा लगता था कि मेरे लिए विदेश जाना एक आह्वान था, मतलब बाहर कंट्री जाना आह्वान था। और मैं हमेशा सोचता था कि किसी के लिए यात्रा किए बिना वैश्विक रूप से व्यापार करना कितना अच्छा होगा ना। मतलब एक घर में एक जगह पर बैठकर आप पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर सकते हैं, वो भी वैश्विक रूप से बिजनेस, और वो भी व्यापार, और कोई भी आप यात्रा किए बिना, मतलब आप फॉरेन टूर नहीं जा रहे हो, उस कंट्री में नहीं भी जा रहे हो तो भी आपको वहां से पैसा आना कितना अच्छा होगा। और इंटरनेट के आगमन के साथ मुझे इसका विश्वास हो रहा था कि यह संभावनाएं हैं, यह हो सकता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के द्वारा ठुकराए जाने के बाद मैंने प्रोग्राम खुद लिखने का निर्णय लिया। डॉक्टर लिम का हंसी मजाक किया गया। उनको बोला आप पागल है क्या डॉक्टर लिम, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप ऐसा सोच भी नहीं सकते कि हर कंट्री का टैक्सेशन अलग है, हर कंट्री की करेंसी अलग है, और फिर आप यहाँ पर बैठकर पूरे वर्ल्ड के सारे अलग अलग करेंसी को, अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम को एक ही प्रोग्राम में कैसे बिठा सकते, ये नामुमकिन है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ठुकरा दिया। इसके बाद दत्तुक डॉक्टर लीम, आज उनको उपाधि दत्तुक डॉक्टर लीम यानी मलेशिया रत्न जैसी उपाधि है, लेकिन आज मैं उस समय पर वो तो मिस्टर लीम ही थे। तो उन्होंने बोला मैंने खुद प्रोग्राम लिखने का निर्णय लिया, और एक बार फिर मेरे लिए आईआईटी की मेरी शिक्षा का ये मेरा प्रभाव था। मतलब उनके दिमाग पर के ऊपर जो आईआईटी के अंदर जो सिखाया गया था उसका उनके दिमाग पर प्रभाव था, और वो था कुछ भी नामुमकिन नहीं है, वो आईआईटी में सिखाया गया था उनको। भारत के अंदर शिक्षा ली थी। हाँ दोस्तों ठीक से सुनिए, भारत के खड़गपुर के जगह पर उन्होंने अपनी पढ़ाई आईआईटी पूरी की थी, और उस समय के टीचर्स ने उनको सिखाया था कि जीवन में असंभव नाम का कोई वर्ड नहीं है। साथ ही साथ और एक मजेदार वर्ड वो इंडिया से सीख कर गए थे, अगर कोई चीज़ असंभव भी लगे तो भी जुगाड़ करना तो कम से कम सीख लीजिए, जुगाड़। तो इसके अंदर भी डॉक्टर लिम खुद सोच रहे कि असंभव नहीं है तो मैं खुद करके दिखाऊंगा। तो मैं खुद ही प्रोग्राम लिखने के लिए प्रेरित हुआ। हम पहले से ही विस्तार कर रहे थे, हम अपने पंख विदेशों में फैला रहे थे, हम पहले से इंडोनेशिया में पहुंच चुके थे। मेरे लिए यह जरूरत ही बन गई थी। अभी मैं इस प्रोग्राम को नाम दूं एक विश्व एक बाजार, इसलिए मैंने यह प्रोग्राम खुद लिखने का निर्णय लिया, और मैंने यह प्रोग्राम खुद लिखा भी। मैंने इसमें तार्किक यानी लॉजिकल विकल्प हाँ या ना रखे। मैंने सभी मुद्राओं को कृत्रिम रूप से रिंगेट में परिवर्तन करना शुरू किया, और फिर इस प्रणाली को तर्क विसंगत से साथ चलाया। मतलब सभी अलग अलग कंट्री की मुद्राएं, मतलब करेंसी को उन्होंने मलेशियन रिंगेट के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, और फिर उसके ऊपर तर्क और विसंगत तर्क वितर्क करना शुरू किया, और यह अच्छे से चला। मतलब उन्होंने अपने दिमाग में अंदर कुछ ऐसे विचारधारणाएं लाई कि इस कंट्री की करेंसी उस कंट्री की करेंसी अलग है, लेकिन उसको मैं रिंगेट के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो ये एक जैसा होता जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर वो चलता चला गया और यह अच्छे से चला। मैंने यह सुनिश्चित किया कि मेरे प्रोग्राम में सदस्यता की संख्या और राशि डालने की सुविधा को हो, ताकि समता जांच हो। मतलब सदस्यता की संख्या और राशि डालने की सुविधा हो ताकि समता जांच हो। हमारी प्रणाली में हर दिन लाखों का लेन देन होता है, लेकिन फिर भी इस समता जांच करने के लिए कोई गलती नहीं होती। बहुत सी एमएलएम कंपनियों की प्रणाली में बहुत सी समस्याएं हैं, क्योंकि उन्होंने प्रोग्राम लिखते समय जांच ऐसी साधारण बातों का ध्यान नहीं रखा था। मैंने कोडिंग और प्रोग्रामिंग पर किताबें खरीदी की। क्या बात है, देखो दोस्तों, अगर एक बात उनको असफलता जैसी लग रही है, यानी असफलता नहीं बोलता हूँ, नामुमकिन जैसी लग रही थी कि नहीं डॉक्टर, नहीं मिस्टर लीम, आप पागल है क्या, ऐसा तो नहीं बन सकता, ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया नहीं जा सकता। लेकिन खुद डॉक्टर लीम खुद कहते हैं कि मैंने खुद ही कोडिंग और प्रोग्रामिंग की किताबें खरीदी की। अब एक आईआईटी ब्रेन इंजीनियर पर्सन, वो या तो पहले तो अच्छे डॉक्टर भी बन रहे, गैनोडर्मा को लेकर स्वास्थ्य की क्रांति भी बढ़ा रहे, अब उनको आईआईटी के बाद
इसके पश्चात और एक उनके सामने चैलेंज आया था, और वो चैलेंज था कि प्रोग्राम को डिज़ाइन करना। तो उन्होंने उसको भी, उसकी भाषा को समझना, कोडिंग को समझना, इसके लिए कुछ किताबें खरीदी की। मैंने बहुत से प्रोग्राम भाषाएं, लैंग्वेज पढ़ी, मतलब प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज भी पढ़ी। विशेष रूप से फोक्स प्रो और MS DOS, मैंने इस प्रणाली को फोक्स प्रो और MS DOS में चलाने के लिए मेरे शुरुआती कोड लिखे। मतलब उन्होंने जो प्रोग्राम लिखा था उसको फोक्स प्रो और MS DOS में चलाने के लिए शुरुआती कोड भी लिखना शुरू कर दिए। समय के साथ अब हम लिनक्स पर चलने वाला अधिक सुरक्षित प्रोग्राम में बदल गए हैं। हमारे पास अभी लगभग 40 से ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो DXN के एक विश्व एक बाजार की इस बेहतरीन वैश्विक प्रणाली को चला रहे हैं। हम बहुत से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन याद कीजिए इन सब की शुरुआत वहाँ पर मुझसे हुई थी, एक सिविल इंजीनियर के रूप में। मतलब नामुमकिन कुछ भी नहीं है दोस्तों। इन डॉक्टर लीम के जीवन से हम समझ सकते हैं कि ना वर्ड को ही जीवन से हटा दीजिए। बहुत सी कंपनियां जिन्होंने एक विश्व एक बाजार की इस अवधारणा के बारे में सुना, कभी भी इसे समझ नहीं पाए। बहुतों ने कहा कि वे यह नहीं समझ पाए कि दुबई में बैठकर कॉफी पीने वाला व्यक्ति भारत में रहने वाले व्यक्ति के लाभांश का स्रोत कैसे बन सकता है। परिचालन देश के बाहर बोनस साझा करना असंभव है, मतलब बाहर की कंट्री में बोनस साझा करना भी असंभव है। मैंने पहले ही DXN को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था, और अब मैं 1992 में इसे पूर्णकालिक रूप से कर रहा था। मुझे DXN की पहली बैठक याद है, 1992 का उन्होंने अच्छा उदाहरण दिया है। 1992, मतलब कंपनी की स्थापना पूरी रूप से भी नहीं तैयार हुई है। मैंने 6 मित्रों को आमंत्रित किया। उनमें से हर एक व्यक्ति को आमंत्रित किया, जिससे कुल मिलाकर 12 लोग हो गए। मतलब एक ने एक को बुलाया, पावर ऑफ 1। 6 ने 6 को बुलाया तो 12 लोग। तो मैं अपनी पहली बैठक को लेकर उत्साहित था। मैंने उसे प्रोजेक्टर के लिए विस्तार में, प्रोजेक्टर मतलब प्रोजेक्शन करने के लिए विस्तार में वीडियो और स्लाइड भी बनाए थे, जिससे यह दिखने वाला था कि हमने गैनोडर्मा की खेती कैसे की, फिर उसके ऊपर कैसे प्रयोग किए गए, और फिर उसकी तस्वीरें खींचकर मैं अपना पूरा सपना, अपनी दृष्टि, अपने DXN को उन लोगों के साथ साझा करने के लिए तैयार हो गया था। इस बैठक में मैंने एक विश्व एक बाजार के अपने विचार का भी प्रस्ताव रखा उनके सामने। उन्हें लगा कि मैं कोई चुटकुला सुना रहा था। मलेशिया के एक छोटे से शहर एलोसतार में था, और लोग ऐसी कंपनी के विचार पर हंस रहे थे कि जिसकी अभी शुरुआत हुई है, जिसकी एक दृष्टि थी कि पूरे विश्व भर में जाने की और एक सार्वजनिक बाजार निर्माण करने की। पास के शहर में आपके कितने सदस्य हैं मिस्टर लीम? एक ने मुझे मजाक में पूछा कि पास के शहर में आपके कितने सदस्य हैं? तो मैंने कहा कोई भी नहीं है। उन्होंने मजाक में कहा, मिस्टर लीम, अगर आपका पास के शहर में एक सदस्य नहीं है तो आप एक विश्व एक बाजार ऐसा कहने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? मेरे द्वारा दिए गए छोटे अंतराल के दौरान यह 6 आमंत्रित गण चले गए। मतलब जो 12 में से 6 लोग थे वो उठकर चले गए, और केवल 6 मित्र ही बचे, और उनसे किसी ने भी मेरे द्वारा साझा की गई जानकारी या वीडियो को नहीं देखा। मतलब पहले जो 6 लोग थे वो उठकर चले गए, उन्होंने आगे देखने के लिए भी मना कर दिया कि पागल है, ये ऐसा कैसे सोच सकता है, अभी तो इसका सदस्य इस बाहर के शहर में भी नहीं है, और ये बोल रहा है पूरे विश्व में मेरी कंपनी चली जाएगी। और क्यों ना हो, आपको अगर कोई ऐसा बंदा आज भी मिल जाए और वो बोलता है कि मैं पूरे विश्व में मेरे व्यवसाय को लेके जाना चाहता हूँ, तो कभी कभी हम बोलते हैं ये सठिया गया है, ये पागल हो गया है ना, हम इसका हंसी मजाक उड़ा सकते हैं बिल्कुल से। वैसे ही वहाँ पर दत्तू डॉक्टर लीम संयोजन कुछ भी नहीं थे, ना कंपनी स्थापित हुई थी, ना ही सब कुछ पूरा हुआ था। तो उस समय पे उनको ऊपर हंसी मजाक करके वो लोग चले गए। उसमें से 6 लोग निकल गए थे जिन्होंने उनकी आगे की प्रेजेंटेशन और पूरी जानकारी और वीडियो भी नहीं देखे थे। मैंने उन्हें कहते सुना, मिस्टर लीम का दिमाग हिल गया है, वो पगला गए हैं, वे इंजीनियर बने और वो मशरूम बेचना चाहते हैं, वनस्पति को बेचना चाहते हैं। इसका क्या संबंध है? इंजीनियरिंग करने के पश्चात ये गैनोडर्मा को लेकर, मतलब वहाँ पर एक बोल रहे चीज़, एक वनस्पति को लेकर हमारे सामने आए, ये तो एकदम अस्थिर विचार है। उस दिन मेरी पहली बैठक के बाद कोई भी DXN में शामिल नहीं हुआ। उन्होंने कोई उत्पाद खरीद नहीं किया, ना ही वो सदस्य बने। तब मेरे एक मित्र ने मुझे कहा, उस समय पे एक मित्र ने पूरा सुनने के बाद कहा, मिस्टर लीम, अगर तुम मेरे दोस्त नहीं होते तो मैंने तुम्हारे सारे इस सामानों को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया होता। अगर तुम मेरा मित्र नहीं होता तो मैं तुम्हारे इस सामान को उठाकर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया होता।
बस उसके बाद मैंने कभी कोई प्रोजेक्टर, ब्रोशर आदि का इस्तेमाल नहीं किया। मुझे यह पता चल गया था कि लोग जानकारी पढ़ेंगे नहीं, ना ही वे पर्ची या वीडियो या प्रस्तुतियाँ या किसी आदि के द्वारा वस्तु के बारे में जानकारी दिलचस्पी रखेंगे। मैंने वो हर चीज़ फेंक दी। मैंने पहले ही उस तत्वज्ञान का निर्णय ले लिया था जिस पर डीएक्सन का निर्माण होना था, और उसका नाम था एका मिंडा, एका नागा और एका पसा। ये मलेशियन वर्ड है। एका मिंडा यानी एक चित्त, मतलब वन माइंड। एका नागा यानी वन ड्रैगन, इसका मतलब होता है वन टोटल, एक जगह पे सब कुछ। और फिर एका पसा यानी वन वर्ल्ड वन मार्केट, यानी पूरे विश्व ही बिजनेस का एक ही व्यवसाय, एक वन वर्ल्ड यानी एक विश्व एक व्यवसाय अवधारणा। मैंने बुनियादी प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार की और बाद में विशेषज्ञों ने मेरी कच्ची प्रोग्रामिंग में सुधार करके वह तकनीक बना ही ली, जिससे एक विश्व एक बाजार एक वास्तविक बन गया। मतलब कच्चा प्रोग्रामिंग, कच्चा रूपरेखा दत्तू डॉक्टर लीम ने तैयार किया, और फिर बहुत सारे विशेषज्ञों ने इस कच्ची प्रोग्रामिंग में थोड़ा सुधार कर करके इसको एक तकनीक के रूप में लेकर आए, और जो कि एक विश्व एक बाजार आज हम आनंदित रूप से इसको महसूस कर और आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मेरी टीम में 40 कंट्री से ज़्यादा लोग जुड़ चुका है। मैं देख सकता हूँ कि कौन सी कंट्री में कहाँ कहाँ लोग जुड़ रहे हैं, और फिर कौन सी कंट्री में कितना टर्नओवर आता है उसका मुझे स्टेटमेंट भी आता है। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आगे बढ़ते हुए डीएक्सन अब सीमाएं लांघने के लिए तैयार थी। हमारा विस्तार थाईलैंड, इंडोनेशिया में गया था। थाईलैंड में हमारे एक थोक व्यापारी के साथ संयुक्त उद्यम था। वह दक्षिणी थाईलैंड का एक मलय पर्सन था, मतलब एक ऐसा बिजनेसमैन, थोक व्यापारी, जिसके साथ एक पार्टनरशिप जैसा काम डॉक्टर लिम ने शुरू किया था। और वो थाईलैंड में एक मलेशियन पर्सन था, थाईलैंड प्लस मलई था। लेकिन बाद में उसने पाला बदल दिया और प्रतिस्पर्धी कंपनी में जाकर शामिल हो गया। मतलब उसको प्रतिस्पर्धी कंपनी ने कुछ प्रलोभन दिया होगा, आमिष दिया होगा, तुझे ये दूंगा, तुझे वो दूंगा, तुझे इतना पैसा दूंगा, तुम ये वो कंपनी छोड़कर हमारी कंपनी में आ जाओ और इस कंपनी को हम आगे बढ़ाएंगे। वो चला गया, वो पलट कर चला गया। मैं उसे एक दिन मिलने और उसके अगले कदम के बारे में जानने के लिए थाईलैंड चला गया था। और मैं जब उसको मिला तो उसने अपने साथ एक पिस्तौल लेकर आया था और मेरे सामने टेबल पर एक पिस्तौल रख दी थी। अब उस कंट्री का था, अब अपोजिट कंपनी में चला गया था, तो इनका बंधक पड़ना है कंपनी। उसको बोला होगा ना भाई, बाकी सारे लोगों ने कि डॉक्टर लीम का कंपनी बंद करने का काम तुम्हें करना पड़ेगा। उसने मुझे चेतावनी दी, मिस्टर लीम अब थाईलैंड में फिर से मत आइए। आज आपका थाईलैंड में आने का आखिरी दिन होना चाहिए। मैंने उसे कहा, अगर तुम मुझे पिस्तौल ही दिखाना चाहते हो तो कम से कम एक अच्छी क्वालिटी की पिस्तौल दिखाओ, जैसे कि जेम्स बॉन्ड इस्तेमाल करता है। मुझे इस तरह के पिस्तौल दिखाते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती। मैंने निडर से उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम मेरे साथ पिस्तौल अगर खेलना चाहते हो तो मुझ में तुमसे ज़्यादा थाई रखते हैं। मेरी दादी थाई हैं, मेरे आधे से ज़्यादा रिश्तेदार थाईलैंड में हैं। तुम मेरे साथ ये खेल खेलना चाहते हो तो आगे बढ़ो और मुझे गोली मारो। वो पिस्तौल उठाओ और मुझे गोली मार दो। इतना आसान नहीं है ना। उसने कहा, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। मिस्टर नोंग नाम था उसका। मैं थाईलैंड में फिर से आऊँगा और मैं जल्दी ही यहाँ अपनी कंपनी स्थापित करके दिखाऊंगा। और मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि तुम मुझे रोक सके तो रोक के दिखाओ। सीधे से सीधा अपने, मतलब परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 1% भी अपना संतुलन नहीं खोया, बल्कि उसी जोश के साथ, क्योंकि वो तो उन्होंने, जैसे मैंने बोला, हमेशा शून्य करना, यानी प्रैक्टिस ही करते थे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा बिलियनियर। आज भी बोलते हैं मैं एक बिलियनियर नहीं हूँ। इस तरीके का कीमोनो पहनते हैं फार्मर की मदद के लिए। इससे जो कॉटन है, वो कॉटन की वजह से कई फार्मर की ज़िंदगी बदलती जा रही है। कॉटन फार्मर की जो कॉटन उगाते हैं, तो उसके साथ कीमोनो बना दिया अभी। अब खुद कीमोनो पहनकर पूरे वर्ल्ड में संचार कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में घूम रहे हैं। यही कीमोनो होता है, कभी ब्लेजर पे नहीं दिखते। तो ये हमेशा इतना बड़ा इंसान, 200 कंट्री का अंदर उन्होंने अपना व्यवसाय को स्थापित किया, बिलियनियर बन गए। फिर भी आज अगर किसी जगह पर लॉन देखा होगा और आपने अगर 20-25 लोग उनके सामने बिठाए और बोला होगा कि डॉक्टर लीम इनको थोड़ा सा जानकारी दीजिए, तो वो लॉन पर नीचे बैठकर लोगों को जानकारी देंगे। मेरे 45 लोग चले गए, साथ में गए थे हैदराबाद में। वहाँ पर पूरा लॉन ही था, मतलब एक फैक्ट्री का सेटअप शुरू हो चुका है और जस्ट एक शेड डाला था और शेड के अंदर एक लॉन डाला था। डॉक्टर लीम मलेशिया से वहाँ पर आए थे और मेरा यहाँ से एक ट्रैवल चला गया था 45 लोगों को लेकर। 45 लोग डॉक्टर लीम को मिलने के लिए 4 दिन वहाँ पर थे। तो वो 4 दिन
उनको इतना ज़बरदस्त डॉक्टर लीम ने उनको ये सब कुछ सिखाया था, बताया था, और वापस आने के बाद लोगों की आंखों से आंसू आ रहे थे कि ऐसे इंसान को सर हमने देखा है कि इतना बड़ा कंपनी का मालिक है, लेकिन हमारे बाजू में बैठकर, मतलब क्या बोलते हैं हम इसको, कि जमीन पर बैठकर पूरा इतना बड़ा इंसान कि हमारे बाजू में बैठकर हमें जानकारी दे रहे, तो कितना फील हो अच्छा रहे होगा। तो इस कारण से आज मैं ये जरूर कहूँगा कि कोई ईगो नहीं इनके अंदर, कोई भावना ही नहीं है। इसको बोलते हैं कभी गुस्सा भी नहीं आएगा, कभी डर इसका कोई नहीं है, फियर का भी नहीं, क्योंकि शून्य प्रैक्टिस करने वाले इंसान के अंदर फियर भी नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा, ना ही कोई प्रलोभन के लिए लालच होगा, सभी तरह से जीरो होना। तो उन्होंने तुरंत बोला तुम पिस्तौल उठाओ, मुझे मार दो, खत्म हो रहा मेरी जिंदगी, नो प्रॉब्लम, बट मुझे जो करना है वो करने के लिए मैं आया हूं। अब इससे उसका सामने वाले का संतुलन खो गया, वो डर, वो सोच गया कि डॉक्टर लीम मानने वाले नहीं है। मेरे इस संदेश से उसको अच्छे तरीके से एक अच्छा संदेश मिला। उसने पिस्तौल फिर से अपने दराज में रख ली और मुझे नीचे तक छोड़ने के लिए आया, और फिर मेरे साथ उसने कॉफ़ी भी पी ली, और वो थी DXN की कॉफ़ी। और फिर मुझे माफ़ी मांगकर बोला, मेरी तरफ शांति से बोला, मैं कोई झगड़ा नहीं करना चाहता भाई, तुम अपना व्यापार करो, मैं अपना करूँगा। और कुछ लोग बदलते नहीं, वे हमेशा पहले की तरह रहते हैं। 1 साल बाद उसने, मतलब वो वैसा ही रहा, उसने उस प्रतिस्पर्धी कंपनी के साथ भी झगड़ा कर लिया, और जिसके साथ उसने भागीदारी की थी उसने भी मुझे एक दिन फ़ोन किया, शायद थाईलैंड में भागीदारी के अधिकार फिर से प्राप्त करने की उम्मीद से। 1 साल के बाद वो जिस कंपनी में चला गया था उसके साथ झगड़ा करके डॉक्टर लीम को फ़ोन कर रहा है। मैंने मजाक में पूछा, इस बार उनसे लड़ने के लिए कितनी पिस्तौल लेकर गए थे, झगड़ा करके आया ना? तो डॉक्टर लीम उनको बोलते, कितनी पिस्तौल लेकर गया था मिस्टर नोंग? तो उसने कहा 2 पिस्तौलें, लेकिन वो लोग आपके जैसे नहीं थे वे सिर के बल भाग खड़े हो गए, लेकिन वो आपके जैसे नहीं थे, जैसे मैं पिस्तौल लेकर गया वो भागकर खड़े हो गए। हम दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगे। मुझे अपने साथ सहज होते देखकर उसने कहा, मिस्टर लीम, क्या आप थाईलैंड के थोक व्यापारी के रूप में मेरा पुनर्विचार कर सकते हैं? अब आप मुझे फिर से अपना पार्टनर बनाने के लिए तैयार हैं? मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। हम दोस्त बन सकते हैं, हम दोस्त रह सकते हैं, लेकिन व्यापार में भागीदार कभी नहीं। 1997 के आसपास, मतलब डॉक्टर लीम ने उसको माफ़ नहीं किया, उनको बोला कि हम दोस्त रह सकते हैं, दोस्त आगे भी बने रहेंगे, लेकिन व्यापार में भागीदार नहीं। अभी 1997 के आसपास हमने इंडोनेशिया में शुरुआत की, और यह शायद एक गलत समय था। अब यह हो गया एक पहला अनुभव। दूसरा अनुभव बता रहे, फिर उन्होंने जिस तरीके से थाईलैंड के अंदर बिजनेस को आगे लेके गए थे, तो आप देख रहे कि आप कौन सा चुनौती को, उनको क्या क्या चुनौती आती है एक कंपनी के डायरेक्टर के सामने। अब दूसरा 1997 इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया में शुरुआत की, यह शायद एक गलत समय था, क्योंकि वैश्विक संकट ने इंडोनेशिया को बुरी तरह से प्रभावित किया था। यह 1997 का जून महीना था, जब $1 अमेरिकन की कीमत $2,500 रुपया थी। उस समय पर एक वैश्विक संकट के अंदर इंडोनेशिया बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, और उस समय पर एक वॉर सिचुएशन ही हुई थी। और ऐसी सिचुएशन में आर्थिक मंदी जिसको बोलते हैं ना, वित्तीय संकट आ जाता है, और फिर $1 अमेरिकन की कीमत वहां पर $2,500 बन गई थी। सितंबर तक संकट शुरू हुआ, और हमने बाजार के सबसे खराब समय में उस कंट्री में प्रवेश किया था। रूपांतरण के दर पहले से ही उत्तेजित हो चुकी थे, मतलब रूपांतरण अब धीरे धीरे $1 अमेरिकन की कीमत 2,500 से 3,500 प्रति डॉलर हो चुकी थी। क्या बात है, मतलब 2,500 से 3,500 तक चला गया। फिर वित्तीय समाचार पत्र, समाचार चैनल इंडोनेशिया की कई लोगों ने इसके बारे में बात करना शुरू किया, और वो कहते थे कि यही अमेरिकन डॉलर की कीमत $5,000 तक पहुंच जाएगी और हम सब लोग मर जाएंगे। और फिर धीरे धीरे यह कीमत 5,000 को छू ली। फिर लोगों ने कहना शुरू किया, अगर 7,000 छू लेगा तो हम पक्का मर जाएंगे। फिर इसने 7,000 को भी छू लिया। फिर लोगों ने कहना शुरू किया कि अगर यह 10,000 को छू लेगा तो हम खिड़की के बाहर छलांग ही लगा देंगे, मतलब खुदकुशी कर देंगे। अंत में यह 10,000 को भी छू लिया, मतलब $1 अमेरिकन की कीमत 10,000 इंडोनेशियन प्राइस में, इंडोनेशियन की करेंसी में। रुपया इतना गिरता जा रहा था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसमें बहुत सी प्रत्यक्ष बिक्री कंपनियां, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां की मुद्रा में
उतार चढ़ाव के कारण ताल मिलाने के लिए हर हफ्ते में उत्पादों की कीमत को बढ़ा रहे थे। जैसे जैसे यहाँ अमेरिकन डॉलर की प्राइस बढ़ रहे तो जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां थी वो उस मुद्रा के उतार चढ़ाव को बैलेंस करने के लिए अपने उत्पादों की कीमत को बढ़ा रहे थे और हर हफ्ते बढ़ा रहे थे। 6 महीने गुजर चुके थे। अब हमने 1998 में स्थिति और बदतर होती गई थी। हमारे पास लगभग 600 डिस्ट्रीब्यूटर थे, पंजीकृत सदस्य थे। सबने प्रबंधन, कर्मचारी, वितरक और निसंदेह रूप से मैंने एकत्र आकर क्या करना है इसके बारे में निर्णय लेना था। जब हम मिले कमरे में पूरी शांति, हर कोई चुपचाप। आज तक मैंने कभी ऐसी बैठक नहीं देखी जहां लोग इतने चुप बैठे हो। कोई आवाज नहीं, कोई तालियां नहीं, चुपचाप चेहरे उतरे हुए और मुझे सुनने के लिए पूरी तरीके से बैठे हुए और इसके बारे में कयास लगा रहे थे कि आज से कंपनी बंद। उन्होंने सोचा कि मैं कुछ ऐसी घोषणा करूंगा कि माफ कीजिए, अलविदा, अब मैं घर जा रहा हूं, मैं अपना संचालन यानी इस कंपनी को बंद कर रहा हूं, या फिर मुझे अपने उत्पादों की कीमत उस मुद्रा के हिसाब से, मतलब करेंसी के रेट के हिसाब से मुझे अपने उत्पादों की कीमत को बढ़ाना होगा। ऐसा या वैसे, इस तरीके से वो जानते थे कि यह किसी भी स्थिति से बदतर स्थिति थी। जैसे कि चट्टान के किनारे पर खड़ा एक हिरन जिसके सामने एक भूखा शेर खड़ा हो, मतलब पीछे चट्टान है और आगे भूखा शेर खड़ा है, तो वह कूदेगा तो भी मरेगा। मतलब बड़ी चट्टान है तो चट्टान के नीचे पूरा खाई है, तो नीचे कूदेगा तो भी मरेगा और आगे शेर को फेस करेगा तो भी मरेगा। तो फिर जिंदा भी रहना उसके लिए कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। जिंदा रहने के लिए कोई रास्ता नहीं है। वे केवल चुपचाप मेरी तरफ देख रहे थे। कल्पना कीजिए कि 600 सदस्य जो बड़ी आंखें कर उम्मीद से मेरी तरफ देख रहे थे। 600 सदस्य उनके सामने बैठे। कल्पना कीजिए 600 डिस्ट्रीब्यूटर्स दत्तू डॉक्टर लीम की तरफ बड़ी आंख करके, मतलब ऐसा बोला है उन्होंने कि अपनी आंखों को बड़ी आंखें करके उम्मीद से उनकी तरफ देख रहे थे। और मेरे प्रबंधक ने फुसफुसाकर मुझसे कहा, डॉक्टर लीम, आप अपनी घोषणा कर सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। मेरे विचार आ और जा रहे थे। अभी मुझे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर। मैं सोचता रहा, रुपया गिरता जा रहा है। अगर मैं आज कीमत बढ़ा दूंगा तो एक हफ्ते बाद कीमत और फिर से बढ़ानी पड़ेगी। यह गिरावट पागलपन की तरह थी। 2500 से 18,000 तक भी यह संकट इतना गहरा हो रहा था कि बहुतों ने तो उन्हें प्रभावित की गया कि आर्थिक चिंताओं का सामना करने की बजाय अपनी जिंदगी समाप्त करने का निर्णय ले लिया था। इतना बड़ा वित्तीय संकट आ चुका था कि लोग खुदकुशी कर रहे थे। मैंने अपने प्रबंधक से पूछा, हमारे पास गोदाम में कितना माल है। अब वो प्रबंधक यानी मैनेजर, डायरेक्टर, उस कंट्री को चलाने वाला एक कंपनी का इंसान, व्यक्ति, उससे दत्तू डॉक्टर लीम पूछते कि हमारे पास गोदाम में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। उसने मुझे बोला, लगभग 4 महीने का स्टॉक यहां पर है। 4 महीने का स्टॉक है। तो इसलिए मैंने उसे बताया, अगर मैं कीमत बढ़ाता हूं तो इससे हमारी समस्या सुलझेगी नहीं। मैंने उसको सोचा और बताया, शायद हम केवल सदस्यता शुल्क पर भी गुजारा कर सकते हैं। अब ये प्रबंधक और डॉक्टर लीम चर्चा कर रहे बाजू में कि सदस्यता फी यानी ज्वाइनिंग की जो फीस आती है, अभी तो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन है। भारतीय सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार अभी हम किसी से सदस्यता की फी नहीं ले सकते। किसी को ज्वाइन करना है भारत के अंदर तो निःशुल्क ज्वाइन करना है। उसको कितना उत्पादन है वो उसकी इच्छा से वो ले लेगा। लेकिन निःशुल्क रजिस्ट्रेशन उसको बोलते हैं, पंजीकरण के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर सदस्यता के लिए कोई फीस नहीं है। लेकिन वो बात तो बहुत पुरानी है। कंपनी तो एक कंट्री में शुरू हो रही है। जैसे जब भारत में शुरू हुई थी तब सदस्यता फी थी 500 रुपीज। सोचिए 500 रुपया थी उस समय पर। जब मैं खुद ज्वाइन किया था DXN को तब मैंने 500 अलग से रजिस्ट्रेशन की फी भरी थी, जिसका मुझे किट मिला था, जिसको बोलते प्रोफाइल किट। कंपनी का सब कुछ डिटेल आता है उसमें। तो आगे बढ़ते हैं। तो वो बोलते हैं कि हम आज से सदस्यता की शुल्क पर भी गुजारा कर सकते हैं। मैंने कुछ तय कर लिया और मैं मंच पर चला गया और भीड़ ने मेरा स्वागत चुप्पी से किया। सब शांत। मैंने घोषणा की, मैं अगले 4 महीनों के लिए हमारे उत्पादों की कीमत को नहीं बढ़ा रहा हूं। क्या बात है। जहां बाकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हर हफ्ते उत्पादों की कीमत को बढ़ा रही है, वहां दत्तू डॉक्टर लीम बोलते हैं कि मैं अपने उत्पादों की कीमत को नहीं बढ़ा रहा हूं। जिस पल मैंने यह कहा
600 लोगों के मुंह से खुशी की आवाज का ज्वालामुखी फूट पड़ा। मतलब है हो जो भी चिल्लाने वो चिल्लाने लगी। वह आवाज उस कमरे में कुछ देर तक गूंजती रही और उन सब ने एक गाना गाने की शुरुआत ही कर दी, और गाना मुझे आज तक याद है। अब गाना तो इंडोनेशियन लैंग्वेज में होगा, बट वो गाने का अर्थ ये था, मैं एक अकेला व्यक्ति हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं ज्यादा खुश हूं। वे नाचते रहे, कूदते रहे, खुशी मनाते रहे। बैठक का कमरा 600 खुश चेहरों से एक डांस के फ्लोर में बदल चुका था। जैसे डॉक्टर ली ने बोला, ना ही मैं कंपनी बंद करूंगा और ना ही अगले 4 महीने तक हम उत्पादों की कीमत को बढ़ाएंगे। उसके बाद डीएक्सएन एक शरणार्थी विश्ववीर की तरह बन गया था। लगभग सभी प्रत्यक्ष बिक्री कंपनियों ने पहले ही इंडोनेशिया में अपना संचालन बंद कर दिया था। देखो, चैलेंजिंग सिचुएशन में भाग जाना आसान लगता है। एक लाइन बहुत अच्छी है ना, मुश्किल में भाग जाना आसान लगता है, हर पहलू आपका इम्तिहान हो जाता है। तो यही पे डॉक्टर लिम का इम्तिहान ही था। मुश्किल घड़ी थी, भाग जाना आसान था, लेकिन उन्होंने मुश्किल को और उस चैलेंजिंग चुनौती की सिचुएशन को फेस किया, सामने से फेस किया। और देखो फिर आगे क्या हुआ है, हम देखते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही मैंने ये ऐलान किया तो वो पूरे लोग मतलब आग की तरह काम करने लगे। अब क्या हुआ देखते हैं। तो उस समय पर सभी प्रत्यक्ष बिक्री कंपनियों ने अपना संचालन बंद कर दिया था और यह सबको लोग छोड़कर चले गए थे। नेटवर्कर इंडोनेशिया में है, लेकिन एक महीने कंपनी ने पहले से इंडोनेशिया संचालन बंद कर दिया। यह सभी छोड़े गए नेटवर्कर मतलब क्या था, जितनी भी कंपनियां थी उस कंपनियां बंद होकर चली गई थी, लेकिन जो नेटवर्कर लोग थे जो आगे बढ़ने के लिए तैयार थे, वो बाकी सारी कंपनी के नेटवर्कर लोग डीएक्सएन की तरफ आने लगे। एक महीने में डीएक्सएन में शामिल होने के लिए 30,000 लोग मिले। एक व्यक्ति की सदस्यता शुल्क 50 रिंगेट थी। उस समय पर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए एंट्री फी थी 50 रिंगेट। और एक ही महीने में पूरे इंडोनेशिया से मतलब आग की तरह लाइन लगाकर लोग सदस्यता ले रहे थे कि एकमात्र कंपनी, एकमात्र मालिक है जो लोगों का भविष्य के बारे में सोचता है, ना ही उत्पादों की कीमत बढ़ाई, ना ही भागकर चले जा रहे। तो कितना पावरफुल है फाउंडर, ऐसा सोचकर सारे लोग वहां पर जुड़ने लगे। सभी बाकी सारी नेटवर्किंग कंपनियां के लोग डीएक्सएन के अंदर जुड़ने शुरू हो गए। उस समय पर सदस्यता की शुल्क थी 50 रिंगेट और लगभग डीएक्सएन ने उसी महीने में 15 लाख रिंगेट कमाए। बाप रे, 15 लाख रिंगेट हमने सदस्यता शुल्क के बलबूते पर मतलब उत्पाद खरीद भी नहीं किया, सिर्फ लोगों के मन के अंदर एक विश्वास जगाया कि मैं यहां से भागकर नहीं जाने वाला। और 30,000 डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ गए और डीएक्सएन को रेवेन्यू आ गया 15 लाख रिंगेट। उसके गुना आप 20 रुपया करना, इंडियन रुपीज में आपको मिल जाएगा 15 लाख इंटू 20। हमने सदस्यता शुल्क के बलबूते पर ही इस कठिन समय को पार कर लिया। जैसे बोलते ना कि कोई भी चुनौती या कोई भी संघर्ष एक अवसर जरूर लेकर आता है। या तो आप प्रॉब्लम को देखो या फिर आप उसमें छुपे हुए एक अवसर को देख लो। आपको क्या देखना है, वो जिम्मेदारी आपकी है। और दत्तू डॉक्टर लीम सियोजिन ने आपके सामने उदाहरण रख दिया है कि उस संघर्ष के समय पर बाकी सारे लोग भाग रहे और दत्तू डॉक्टर लीम ने डिसीजन लिया और उसी महीने में 15 लाख रिंगेट का बिजनेस किया था। इंडोनेशिया की स्थिति अब बेहतर होने का नाम भी नहीं ले रही थी। यह संकट और बदतर हो रहा था। अब चारों ओर अंधाधुंध दंगे, लूट मार, जलाना, मारना, काटना सब कुछ शुरू हो गया। मतलब फिर भी वहां पर इतना संकट हो चुका था कि पूरा दंगा फसाद शुरू हो गया। जकार्ता जल रहा है डॉक्टर लीम, यह संदेश एक दिन मेरे मोबाइल पर मेरे कर्मचारी द्वारा भेजा गया। जकार्ता इंडोनेशिया का एक सबसे बड़ा सिटी, जकार्ता जल रहा है, मतलब आग के गोलों में जल रहा है। सभी और मारकाट, मतलब सभी और इस तरीके से जलाना, मारना, काटना शुरू हो चुका है। और फिर मैंने जानने के लिए फिर फोन किया तुरंत, और उन्होंने मुझे कहा सदस्य हमारे कार्यालय में भी आ रहे थे। आज सब कुछ सदस्य आ रहे हैं और सब कुछ जल रहा है, मतलब सभी तरह पे आग लगाई जा रही है। सौभाग्यवश यह जलना हमारे कार्यालय के सामने बंद हुआ, मतलब जला जला कर लोग जो आ रहे थे वो हमारे डीएक्सएन के कार्यालय के सामने रुक गया, क्योंकि
हमारे डीएक्सएन के सदस्य, अभी जो विश्वास जगह ना 30,000 सदस्य, इस दंगों को रोकने के लिए मानवीय दीवार बनकर खड़े हो गए और उनके द्वारा फेंके गए पत्थरों से वो मानवीय दीवार बनकर खड़े हो गए। म्हणजे पत्थर भी झेल रहे और जलने का जो लोग जलाकर आ रहे हैं ना, जलाकर, तो वो वहीं पे रुक गए क्योंकि अपने ही लोग सामने 30,000 लोग मर जाएंगे। तो वो बोलते हैं कि उनके द्वारा फेंके गए पत्थरों से कार्यालय की खिड़कियां, कांच टूट गए थे। हमारे सदस्य महिला कर्मचारियों को तो टूट गए थे। और उस समय पर दंगा फसाद के दौरान डीएक्सएन के सदस्य महिला कर्मचारियों को घर तक भी छोड़ रहे थे और यहाँ स्थिति बहुत खराब है डॉक्टर लीम। इस समय मुझे ऐसा महसूस हुआ कि डीएक्सएन एक बड़ा परिवार है। यहाँ जर कोई एक साथ आकर एक दूसरे की मदद कर रहा है। मैंने जकार्ता जाने का तुरंत निर्णय लिया, लेकिन मेरे सभी शुभचिंतकों ने मुझे जकार्ता के कर्मचारी, शुभचिंतकों ने जिनमें जकार्ता के कर्मचारी भी शामिल थे, मुझे नहीं जाने की सलाह दी। डॉक्टर लीम ने खुद निर्णय लिया कि मुझे जकार्ता जाना चाहिए, लेकिन जकार्ता के जो प्रबंधक थे, जो कर्मचारी थे, जो बाकी सारे लोग थे, वो डॉक्टर लीम को मत आओ भी बोल रहे थे। मतलब इधर आएंगे तो कुछ भी अनर्थ हो सकता है। साथ ही साथ उनके घर से भी सभी लोगों ने उनको रोक लगाई थी। वह दिन 18 मई 1998 था, 1998, 18 मई 1998 का था। मुझे आज भी वो तारीख याद है जब मैंने उड़ान भरी थी। मतलब फ्लाइट में बैठ गए जकार्ता के लिए जाने के लिए। जकार्ता की इस उड़ान में केवल 3 यात्री थे। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी केवल 3 यात्रियों का उड़ान भरने वाला विमान नहीं देखा था। पूरे फ्लाइट में 3 ही यात्री, शायद हो सकता है एक वैमानिक यानी जो पायलट जो विमान चला रहा है, और कुछ जो इसको मतलब हवाई सुंदरियाँ हो सकती है, और फिर डॉक्टर लीम। कितने लोग हैं? तीन ही लोग हैं। तो डॉक्टर लीम बोलते पूरे विमान के अंदर 3 लोग थे। तो कौन कौन से? तो उसके विमान परिचारिकाओं यानी एयर होस्टेस की संख्या यात्रियों से ज़्यादा थी। मतलब क्या था? डॉक्टर लीम बोलते वो जो पूरा विमान था, पीछे जो बैठने की जगह है, वो पायलट की बात छोड़ दो, पायलट तो होना ही चाहिए, लेकिन पीछे जो बैठने की जगह है जहां पर यात्री जाने वाला एक है और उसको सर्विस करने के लिए एयर होस्टेस जो होती है वो 2 थी। तो पहली बार ऐसा हो रहा था कि यात्रियों की संख्याओं से परिचारिकाओं की संख्या ज्यादा थी। 2 विमान परिचारिकाएं मुझे शांत करने के लिए मेरे पास आकर बैठी थी। मतलब डॉक्टर लीम के बाजू में ये साइड में एक एयर होस्टेस बैठी है और ये साइड में एक एयर होस्टेस बैठी है और बातें कर रहे हैं। आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। मैंने उनके साथ मजाक किया उनके साथ मजाक में बोला मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन। 2 खूबसूरत विमान परिचारिकाएं मेरे पास आकर बैठी है और फिर हम सब लोग हंसने लगे। मेरे आने की खबर सदस्यों में पहले ही फैल चुकी थी। कर्मचारियों ने कार्यालय में मेरे साथ एक बैठक की घोषणा की। बहुत से सदस्य कार्यालय तक आने में सफल हो गए, जैसे कि मैं हवाई अड्डे से कार्यालय में सफल हो गया था। मतलब बहुत बदतर हालत में डॉक्टर लीम उस एयरपोर्ट से लेकर कार्यालय तक पहुंच चुके थे। उसी तरीके से सभी लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने अपने घरों से कार्यालय में आने की जोखिम उठाई थी। उसी तरीके से सब लोग आ चुके थे। मैं वादा करता हूं मैं यहां रहने के लिए आया हूं। देखिए डॉक्टर लीम क्या कहते हैं, अब उन अपने सारे डीएक्सएन के सदस्यों को बोल रहे हैं मैं वादा करता हूं कि मैं यहां रहने के लिए आया हूं। अगर वो कार्यालय जला भी देंगे या तोड़ भी देंगे हम यही रहेंगे। मैंने आत्मविश्वास के साथ उन्हें सुनिश्चित कर दिया। इस सुनिश्चितता ने सदस्यों को डीएक्सएन के साथ बने रहने और अपना व्यापार को जारी रखने के लिए और प्रेरणा दी। आत्मविश्वास के परिणाम स्वरूप बिक्री में और काफी तेजी आ गई थी। तो यह मेरे द्वारा लिए गए 2 निर्णय थे जिन्होंने डीएक्सएन को बदतर आर्थिक संकट में भी इंडोनेशिया के अंदर टिके रहने में मदद की थी। पहला, कीमत के संशोधन के ऊपर कीमत के संशोधन यानी नहीं बढ़ाना है, कीमत नहीं बढ़ाना है या फिर कंपनी को बंद नहीं करना है। 600 लोगों का विश्वास टूट जाता था ना डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर अगर डॉक्टर लीम बोलते कि इंडोनेशिया में कंपनी का कारोबार बंद। आज तक डॉक्टर लीम ने किसी भी कंट्री में जाने के पश्चात वापस आने का कभी भी निर्णय नहीं लिया है। आज तक एक उदाहरण नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। नेपाल का भी बहुत अच्छा उदाहरण है, किसी दिन आपको ज़रूर बताऊंगा। नेपाल के अंदर भी डॉक्टर लीम ने वहीं पे भी उन्होंने पीछे नहीं एक कदम उठाया था, आगे ही बढ़े थे। यहाँ पर देखते हैं
कि दूसरे दंगों जैसे अस्थायी स्थिति से नहीं डरना, मतलब दंगों और ये दंगा फसाद, मारना काटना जलाना, इसके अंदर वो नहीं फंसे थे, डरे हुए नहीं थे। डीएक्सएन शामिल हुआ था और उसमें और समय पर बहुत सारे करोड़पति बन गए थे। वह सबसे बेहतर समय में से एक था क्योंकि उस समय संचालित होने वाली प्रत्यक्ष बिक्री की एकलौती कंपनी डीएक्सएन ही थी। मतलब सारे लोग भागकर चले गए थे और सिर्फ एकमात्र कंपनी थी डीएक्सएन। हमने बाद में अपने व्यापार का विस्तार भारत और फिलीपींस में भी किया। भारत ने मेरे लिए खास था, यही मेरे यहाँ पर मैंने आईआईटी की पढ़ाई की थी और मैं वापस उस देश को कुछ देने आया था। अब उन्होंने भारत के अंदर बिजनेस का विस्तार करने के लिए काम शुरू किया और वो कहते हैं कि भारत मेरे लिए बहुत ही खास था, इसलिए खास था कि भारत के अंदर मैंने पढ़ाई की थी और भारत को अभी मुझे वापस कुछ देना था। फिलीपींस में हमारा क्षेत्रीय प्रबंधक पाला बदलकर प्रतिस्पर्धी कंपनी में शामिल हो गया और लगभग 60% शीर्ष प्रबंधक भी उसके पीछे चला गया। कुछ सदस्य भी थे जिनको उसने प्रभावित कर लिया और वे समर्थक कर रहे थे। अब केवल 3 प्रमुख कर्मचारी बचे हुए थे। मैं वहाँ एक प्रबंधन बैठक के लिए गया था। केवल एक ही कर्मचारी बैठक में शामिल हुआ, 2 कर्मचारी नहीं आए। एक कर्मचारी ने पेट दर्द की वजह से अनुपस्थित रहने की खबर भेज दी तो दूसरे कर्मचारी का चाचा का निधन हो गया था। मतलब एक ऐसी स्थिति आई थी जहां प्रतिस्पर्धी कंपनी ने उनको आमिष दिया था, प्रलोभन दिया था और सारे मैनेजर को कन्वर्ट कर दिया था फिलीपींस के अंदर। किसको देखो, कंपनी के डायरेक्टर और कंपनी के जो मैनेजर्स होते हैं, कंपनी के जो चलाने वाले लोग होते हैं, उन्हीं को ही बाकी प्रतिस्पर्धी कंपनियां पैसे का लालच देकर उन्हीं को ही उठाकर लेके जाती है। बहुत जगहों पे होता है, आपने भी देखा होगा। तो फिलीपींस में ये समय आया था और उस समय पे सारे लोग चले गए थे और बाकी सारे लोगों ने सीधा रिजाइन कर दिया था। अब सिर्फ बचे थे 2 कर्मचारी। 2 में से एक ने भेजा क्या, पेट दर्द का कारण भेज दिया, मैं नहीं आ सकता डॉक्टर, और दूसरे ने बोला मेरे चाचा का ही निधन हो गया है तो इसलिए मैं नहीं मिल सकता, बैठक के अंदर नहीं आए। एक कर्मचारी जो मुझे मिलने आया उसने मुझे कहा डॉक्टर लीम। अब तीसरा रह गया था, वो प्रामाणिक था, वो मिलने आया, वो प्रामाणिक था, वो डॉक्टर लीम को बैठक में मिलने आया। मतलब सिर्फ 3 रह गए, बाकी सभी लोग चले गए। 3 मैनेजर रह गए, उसमें से एक ने कारण बताया बीमारी का, दूसरे ने कारण बताया किसी की चाचा की मौत का। अब तीसरा क्या बोलता है देखते हैं। डॉक्टर लीम, क्या आप मुझे नया देश प्रबंधक यानी कंट्री मैनेजर बना सकते हैं? तो यहाँ की स्थिति मैं संभाल सकता हूं। मतलब देखा, तीसरा जो बच गया वो डॉक्टर लीम को ही बोल रहा है अगर आप मुझे कंट्री मैनेजर यहाँ का बना दोगे तो इस स्थिति को मैं संभाल सकता हूं। मैंने उन तीनों को काम से निकाल दिया। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो दूसरे की कठिन परिस्थिति का भी फायदा उठाते हैं और मदद करने की बजाय अपनी मांगे रखते हैं। अब वहाँ कोई भी मुख्य कर्मचारी नहीं बचे थे। मैंने प्रबंधक और संचालन को जारी रखने के लिए कुछ नए कर्मचारी की भर्ती करना शुरू किया। मैं जानता था कि कुछ समय यहाँ कठिन होगा, लेकिन मैं झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। हमने सदस्यों की बैठक का आयोजन किया ताकि नए प्रबंधक के बारे में उन्हें बताया जा सके और उनके सहयोग की मांग की। बैठक में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। एक अमेरिकन कंपनी ने अफवाह फैला दी थी कि वे डीएक्सएन की कॉपी की आपूर्तिकर्ता है। आपूर्तिकर्ता मतलब सप्लायर है। लेकिन क्योंकि अब वे डीएक्सएन को कॉपी को आपूर्ति नहीं करते हैं तो डीएक्सएन एक नकली कॉपी बनाकर बेच रही है। उन्होंने दावा किया कि वे ही केवल असली कॉपी की आपूर्ति कर सकते हैं। अब एक अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने वहां पर एक अफवाह रूमर फैला दिया था कि हम खुद डीएक्सएन को कॉपी सप्लाई करते हैं। अब हमारा कंपनी शुरू किया है हमने, तो हमने डीएक्सएन को सप्लाई करना बंद कर दिया है। अब आज से डीएक्सएन के पास हमारी जो क्वालिटी वाली जो आप कॉफी पी रहे थे वो नहीं आएगी। अब आपके पास जो कॉफी आएगी वो नकली कॉफी आ रही है और सही में असली कॉफी बनाने वाले हम लोग हैं। क्या बात है, देखो कैसे कैसे क्राइसिस आ रहे। उन्होंने अपने बयान में पुष्टि की यह जोड़ते हुए कहा डीएक्सएन एक नकली कॉफी बनाने वाली कंपनी है, इसलिए क्योंकि उनका स्वाद अब मानकीकृत नहीं रह चुका है। अब ये नकली कॉफी दे रहे हैं तो इनका स्वाद एक जैसा आपको नहीं मिलेगा। ये कॉफी आपको कभी मीठा लगेगा तो कभी कड़वा लगेगा। तो इस डायमंड बैठक में डायमंड्स के बहुत सारे बार एक सवाल पूछते रहे कि क्या यह अमेरिकन कंपनी सच में डीएक्सएन की आपूर्ति करता है। डॉक्टर लीम को डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से ये रूमर पूरे कंट्री में फैला दिया गया है कि ये अमेरिकन कंपनी ही डीएक्सएन को सप्लाई करती है कॉफी को। तो उस समय हमने फिलीपींस में कॉफी के लगभग 30 कंटेनर निर्यात किए थे दोस्तों। कितने? 30 कंटेनर उस समय पर कौन सी कंट्री में? फिलीपींस के अंदर भेजे गए थे।
और इसका मतलब था एक दिन का एक बड़ा कंटेनर। और मैंने अपने डायमंड को बताया 30 कंटेनर कॉफी के उत्पादन के लिए किसी को भी एक बड़े कारखाना या बड़े फैक्ट्री की आवश्यकता होगी। यह कारखाना क्या समुंदर में, समुंदर के अंदर, आसमान में है? आसमान में तो नहीं हो सकता, तो इसका अस्तित्व होना जरूरी है। कोई इसे देख सकता है और सत्यापित कर सकता है। अगर इस अमेरिकन कंपनी का दावा है कि डीएक्सएन को कॉफी की आपूर्ति कर रहे हैं, डीएक्सएन को कॉफी सप्लाई कर रहे हैं, तो मुझे उनका कारखाना देखना चाहूंगा। खुद डॉक्टर बोल रहे हैं अगर वो मुझे कॉफी सप्लाई कर रहे हैं तो मैं वो कॉफी का कारखाना ही देखना चाहूंगा। यह उत्तर उनकी सभी शंकाओं का जवाब देने के लिए पर्याप्त था कि वह अमेरिकन कंपनी डीएक्सएन की कॉफी की आपूर्ति करता है या नहीं है। एक डायमंड अपनी जगह से उठा, उसके पश्चात था एक डायमंड अपनी जगह से उठा, 2 कपों के साथ मंच पर आया और मैं उस तरह से उसकी तरफ देख रहा था। उसने 2 कपों में एक साथ क्या किया, क्या करने वाला था मैंने सोच रहा था। तो उसने कपों को मेज पर रखा, टेबल पर, और कॉफी के 2 पाउच खोले, मतलब 2 पाउच अलग अलग निकाल दिए और कॉफी के 2 पाउच खोले, साथ में लाए थे, जग गर्म में पानी डाल दिया, कॉफी बनाई, दोनों कॉफी को अच्छे से घोला और मुझे पूछा। अब दोनों कॉफी के सैचे से अलग अलग कप में कॉफी बनाई। 2 कपों की कॉफी 2 कपों की कॉफी का स्वाद भिन्न क्यों है? स्वाद का कोई मानकीकरण नहीं है। क्या आप हमें इसके बारे में समझा सकते हैं डॉक्टर लीम? कंपनी का प्रोडक्ट अगर एक है तो 2 अलग अलग स्वाद क्यों आ रहा है? ये सैशे के अंदर अलग से स्वाद है, ये सैशे के अंदर अलग स्वाद है, तो ऐसा क्यों? तो मैंने सदस्य से पूछा मुझे एक सर्वश्रेष्ठ सेब कौन सा है बताओ। तो उस समय बोला फूजी सेब। अब फिलीपींस के अंदर फूजी, जैसे हम इंडिया में क्या बोलेंगे, कश्मीर का सेब सबसे अच्छा सेब। अब क्या आप किसान से एक जैसा सेब मांग सकते हैं? एक जैसे रंग का, एक जैसे स्वाद का सेब मांग सकते हैं? ऐसी कोई संभावना है? सवाल का जवाब सवाल से। अब सामने वाले को पूछा कि आप जाकर किसी किसान को फूजी का सेब मांगना है और बोलना है उसका सभी सेब का स्वाद एक जैसा हो, रंग एक जैसा हो और आकार भी एक जैसा हो, मांग सकते हैं? यह संभावना ना के बराबर है। आकार भी अलग हो सकता है, सब कुछ अलग हो सकता है, लेकिन गुणवत्ता एक ही रहती है। लेकिन यह एक प्राकृतिक सेब है तो यह प्राकृतिक होने के कारण इसका स्वाद भी अलग हो सकता है। कृत्रिम या नकली सेब होना चाहिए अगर स्वाद एक जैसा है। अगर कृत्रिम या नकली सेब चाहिए होगा तो वे सभी एक आकार, एक रंग और एक स्वाद के ही मिलेंगे। कृत्रिम सेब अगर कोई कंपनी बना रही है तो एक रंग, एक आकार, एक स्वाद का ही मिलेगा। अगर आपके पास एक ऐसी कॉपी है जिसका स्वाद हमेशा एक जैसा रहता होगा और एक ही रंग जैसा रहता होगा, एक ही रंग, तो वह कॉपी असल में नकली कॉपी है। डीएक्सएन प्राकृतिक कॉफी का उत्पादन करता है। तो प्राकृतिक मतलब जो हम कॉफी के बीन्स निकालते हैं उसको फिर क्रश किया जाता है और उसके फिर कॉफी की पाउडर बनाई जाती है। तो कॉफी का बीन्स जैसे आएगा वैसा ही कलर बनेगा ना। तो डॉक्टर लिम बोलते हैं कि अगर कोई कंपनी एक जैसी कॉफी का कलर दे रही है तो उसमें कलर इंग्रेडिएंट डालती होगी, मतलब नकली बना रही है। यदि डीएक्सएन एक प्राकृतिक कॉफी का उत्पादन करता है तो स्वाद, रंग भिन्न कैसे हो सकता है, लेकिन गुणवत्ता जरूर एक मिलेगी। क्या आपको एक मानक स्वाद वाली कृत्रिम कॉफी चाहिए या अलग अलग तरह की आपको कृत्रिम कॉफी चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूं। अगर आपको एक जैसी वैसी कॉफी चाहिए, कृत्रिम कॉफी जिसके अंदर एक जैसा स्वाद भी मिलेगा और एक जैसा कलर भी मिलेगा, तो मैं आपको ये दे सकता हूं और ये मेरे लिए आसान है और सस्ता भी है। मैं आपसे लड़ाई क्यों करूं इसके बारे में? अब निर्णय आपको लेना है। देखो किस तरीके से हैंडल कर रहे थे सिचुएशन को कि अगर आपको चाहिए एक जैसा कलर, एक जैसा स्वाद, तो मैं आपको दे सकता हूं। क्या आपको चाहिए या फिर आपको प्राकृतिक ही चाहिए, ऑर्गेनिक, नेचुरल ही चाहिए? उन सभी लोगों ने क्षमा याचना करने के भाव से मेरी ओर देखा और कहा नहीं नहीं सर, हमें तो प्राकृतिक कॉफी ही चाहिए। इसके बाद जो हुआ बहुत मजेदार था। वही सदस्य उस अमेरिकन कंपनी के पास चले गए और उनसे पूछा आपका कारखाना कहाँ है? आपकी कॉफी का स्वाद हमेशा एक जैसा क्यों?
आपके कॉफी का रंग एक जैसा क्यों आता है? अगर आप प्राकृतिक कॉफी बनाते हैं तो प्राकृतिक वस्तुएं या प्राकृतिक पदार्थों का स्वाद और रंग हमेशा एक जैसा कैसे रह सकता है? अमेरिकन कंपनी इन सवालों के जवाब नहीं दे पाई, हालांकि उन्हें करारी चोट पड़ी, मतलब करारी चोट दी थी। हम जिस देश में फैल रहे थे हमें इसी प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। हमारे सामना की गई सभी समस्याओं के बावजूद एक विश्व एक बाजार की हमारी अवधारणा अस्तित्व में है, एक के बाद एक देशों के जोड़ते हुए फैल रही है। फिलहाल हम विश्व के सभी प्रमुख बाजारों में संचालन कर रहे हैं। एक विश्व एक बाजार की इस अवधारणा को लोग असंभव मान रहे थे, यह वास्तविकता कैसे बनी? जवाब सीधा है, प्राकृतिक दृष्टिकोण, कोई हस्तक्षेप नहीं। प्राकृतिक मतलब जो जैसी चीज है वैसे ही रखना, उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करना। जैसे उन्होंने देखा होगा ना कि उसके अंदर कोई ज्यादा प्रोग्रामिंग नहीं सोची उन्होंने क्या सोचा, भारत के अंदर जो रुपया है उसको रिंगेट में कन्वर्ट करो, अगर दुबई के अंदर दिनार है तो उसको रिंगेट में कन्वर्ट कर दो। तो एक ऑर्गेनिक तरीका, मतलब उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं किया। तो उसको वो जरूर कहते हैं कि ये क्यों सफल हुआ? बिकॉज ऑफ द प्राकृतिक दृष्टिकोण, कोई बाहर से अलग हस्तक्षेप नहीं। प्राकृतिक दृष्टिकोण में कुछ चीजें होती है जिन्हें हम कभी नहीं बदलना चाहिए, जिसको कभी नहीं बदलना चाहिए, और कुछ चीजें होती है जिन्हें हमें हमेशा बदलना चाहिए। और सिद्धांत कभी नहीं बदलता, प्रिंसिपल नहीं बदलता। एक विश्व एक बाजार, यह सिद्धांत कभी नहीं बदलेगा। यह जहां भी जाएंगे हम इस सिद्धांत का पालन करते ही आगे बढ़ेंगे। यह विशिष्ट उत्पाद विविधता पर लागू होता है। हमें केवल किसी को खुश करने के लिए अपने उत्पादों को नहीं बदलना चाहिए। और एक उदाहरण साझा करता हूं। अब एक कंट्री में उनको ऐसा भी उदाहरण सामने आया था जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर ने मांग की कि आपके कॉफी के अंदर या आपके प्रोडक्ट के अंदर आपको परिवर्तन लाना होगा। इसको क्या बोलते हैं वो, कि उत्पादों को बदलना। देखते क्या हुआ। तो मैं उदाहरण साझा करता हूं। जब इटली में गए तो इटली में हमें कॉफी का पीने वाला देश है, इटली सबसे ज्यादा कॉफी पीने वाला देश है, इसको इटालियन कॉफी का नाम भी दिया जाता है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि हमें इटालियन कॉफी का उत्पादन करना चाहिए। मैंने उनसे कहा माफ कीजिए, हम मलेशियाई हैं, हम इटालियन कॉफी का उत्पादन कैसे कर सकते हैं? अगर हम इटालियन कॉफी का उत्पादन करेंगे तो इसका स्वाद भी इटालियन कॉफी जैसा ही होगा और साथ ही उसका स्वाद मलेशियन कॉफी जैसा भी नहीं होगा। तो अंत में हम बीच में मारे जाएंगे, क्योंकि ना हम इटालियन कॉफी बना पाएंगे ना ही मलेशियन कॉफी बना पाएंगे। हम केवल मलेशियन कॉफी का ही उत्पादन करते हैं। तो चाहे आपको पसंद आए या ना आए, आपको कॉफी वही पीनी है। मतलब 3-in-1 कॉफी है तो वो बोलते 3-in-1 को आप इटालियन कॉफी बनाओ। तो कैसे बनाएंगे? हम मलेशियन कॉफी बना रहे हैं। तो वो बोलते कि हम तो मलेशियन कॉफी बनाते हैं, अगर आप इटालियन हैं तो इटालियन कॉफी और मलेशियन कॉफी मैं अगर बनाने की कोशिश करूंगा तो शायद ना ये मलेशियन भी हो जाएगा ना ही इटालियन बन जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, बीच में हम मारे जाएंगे। इससे अच्छा है कि जैसा है आप उसको पसंद करिए। अब उसके पश्चात इसके बाद भी हमें हमेशा अपने उत्पाद के प्रकार से चिपके रहते हैं और बाजार को खुश करने के लिए उत्पादन की क्वालिटी को बदलते नहीं हैं। इटली में भी हमने अपने ही उत्पाद बेचे और हमें अच्छी बिक्री भी मिल रही थी। उन्होंने मलेशियन कॉफ़ी को ही बेचा और उनको अच्छी बिक्री मिल रही थी, लेकिन फिर भी याद रखें हम उन्हें कॉफ़ी चुनने के लिए विकल्प उपलब्ध करा रहे हैं। मतलब क्या किया उन्होंने? ठीक है, अगर आपको इटालियन कॉफ़ी पीना है तो मैं एक अलग ब्रांड बना दूंगा, मतलब ये तो चलेगा ही, ये तो आपको विकल्प के सामने है, मतलब ऑप्शन है, लेकिन उसको मैं चेंज नहीं करूंगा। जो मेरा ओरिजिनल है ना प्राकृतिक अप्रोच, उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करूंगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में 1 प्रोडक्ट 1 क्वालिटी का बात आता है, एक जैसा टेस्ट, एक जैसा सब कुछ। तो वो बोलते इसको मैं चेंज नहीं करूंगा, लेकिन आपके लिए मैं एक इटालियन कॉफ़ी का प्रबंध करा देता हूं। अब उन्होंने क्या किया, चुनने के लिए काफ़ी विकल्प बना दिए और बिना चीनी वाली कॉफ़ी ऐसे विकल्प बनाए और फिर एक इटालियन कॉफ़ी भी बना दी। मतलब क्या था उन्होंने, जैसे आज इंडिया के अंदर भी एक कॉफ़ी है जिसका नाम है कैफेचिनो। कैफेचिनो मतलब क्या है? इटालियन कॉफ़ी। इसके अंदर ज़्यादा क्रीमर होता है, मिल्की कॉफ़ी होती है और मलाईदार कॉफ़ी बनती है, इसको बोलते हैं कैफेचिनो। आप किसी भी सीसीडी में जाओ, किसी भी कॉफ़ी हाउस में चले जाओ, स्टारबक्स जैसे बहुत सारे मिलेंगे, इंस्टेंट कॉफ़ी हाउस बहुत सारे हैं, और वहाँ पर जाकर आप बोल सकते हैं मुझे कैपेचिनो पीना है। तो आपको पता नहीं आप इटालियन कॉफ़ी पी रहे हो, लेकिन आपको वो कॉफ़ी ज़रूर मिल जाएगी। ये तो ब्रांडिंग हो चुका है कैपेचिनो।
मुझे जी मोका पीना है, यानी मोका पीना है बोलते लोग, तो इसका भी एक अलग स्वाद मिलता है। चॉकलेट और कॉफ़ी का एक फ्लेवर बनता है। तो दत्तू डॉक्टर लीम ने क्या कहा कि हमारे पहले उत्पादों को हम बदल कर लोगों को नहीं दे रहे, वो उत्पाद की क्वालिटी वैसे ही है जो पूरे कंट्री में सक्सेस होती जा रही है, बट जहाँ पर डिमांड है तो वहाँ पर उनकी डिमांड के हिसाब से हमने अलग उत्पादन बना दिए और फिर सामने विकल्प रखा, या तो आप ये कभी कॉफ़ी पी सकते हो, अगर ये स्वाद नहीं अच्छा लग रहा है तो आप ये कॉफ़ी भी पी सकते हो। क्या है जो हमारे दृष्टिकोण में बदलना चाहिए? उदाहरण के लिए जब हम भारत में जाते हैं तो हम भारत के तरीके से काम करते हैं, जब हम संयुक्त अमीरात में जाते हैं तो हम अरबी लोगों की तरह से काम करते हैं, जब हम यूरोप में जाते हैं तो हम उनका रास्ता भी अपनाते हैं। वह प्रणाली पर्यावरण के अनुरूप होनी चाहिए, बस मतलब प्राकृतिक होना चाहिए। जब आप व्यवसाय करते तो व्यापार का मॉडल भी उनके अनुरूप होना चाहिए। इस प्राकृतिक दृष्टिकोण कहा जाता है। इसको कहते हैं कि हस्तक्षेप नहीं करते हुए आगे बढ़ना। किसी भी कंट्री के नियमों के अंदर हस्तक्षेप डॉक्टर लिम नहीं करने देते किसी को भी। अगर भारत के अंदर आए हैं, यहाँ जीएसटी देना है, टैक्सेशन भरना है, टीडीएस आता है, ये सब कुछ जो टैक्सेशन से लेकर जीएसटी, सीजीएसटी, उसके पश्चात टीडीएस का ठोकर पेमेंट जाना, ये सारे जो नियम हैं, या फिर फूड लाइसेंस, सेफ्टी लाइसेंस, सारे रूल जो गवर्नमेंट के हैं ना, उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करना। प्राकृतिक मतलब क्या है, उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, इसको बदलने की कोशिश मत करिए। इस दृष्टिकोण ने हमें व्यापार के मामले में बहुत सफल बनाया है। दुनिया ने हमारे तरीकों को चयन किया और फिर भी हम अपने हर बार आवश्यकता पड़ने पर उनके अनुरूप होने के लिए भी खुद को संशोधित कर रहे हैं। इससे चालू लागत को बनाए रखने में मदद मिली और हमारी लाभप्रदता और वृद्धि हो गई, मतलब और डेवलपमेंट होती गई और कंट्री में। डीएक्सएन के सदस्य पर भी लागू होता है। उनकी चालू लागत भी काफ़ी कम है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, पंजीकरण करने के लिए कुछ नहीं लगता है। वे अनावश्यक रूप से खर्च नहीं करते हैं, उनकी आय अच्छी है और हम अभी धीरे धीरे दुनिया पर कब्जा करते जा रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया में बिजनेस को डेवलप करते जा रहे हैं। कई प्रत्यक्ष बिक्री कंपनियां डीएक्सएन प्रणाली की नकल करना चाहती हैं, लेकिन उनके लिए यह अनुसरण करना उतना आसान नहीं है। कारण सरल है, हम प्राकृतिक दृष्टिकोण को पालन करते हैं और वो उनके दृष्टिकोण के खिलाफ है। उनका दृष्टिकोण चीज़ों को चीज़ों से करवाना है और वो चीज़ों को करवाने की कोशिश करते हैं। वे बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर देते हैं और हमारा दृष्टिकोण प्राकृतिक है। हम चीज़ों को होने देते हैं, हम चीज़ों को करवाने की कोशिश नहीं करते, हम ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते। वितरक पूरे देशों में व्यापार फैलाते हैं और फिर हम वितरकों की मदद के लिए बाजार खोलते हैं। खेत यानी सीमाओं में बंधी हुई खेती, और जबकि जंगल बिना किसी सीमा के बढ़ते जाते हैं, जंगल बिना किसी सीमा के बढ़ते जाते हैं। एक विश्व एक बाजार, हमारी प्रणाली बिना किसी सीमा के एक संपन्न जंगल है। मतलब हम इसको एक वर्ड देते हैं वाइल्ड फायर, मतलब आग के फायर के जैसा, आग, जंगल की आग के जैसा ये फैलता चला गया और बढ़ता चला गया। और जंगल में आग लगी तो कैसी दिखती है, आपने देखा है ना, जंगल में जो आग लग जाती है तो वैसे यहाँ पे बोला है एक विश्व एक व्यवसाय, एक विश्व एक बाजार की अवधारणा, यह प्रणाली सभी सीमाओं को तोड़कर एक आग के जंगल की आग की तरह डीएक्सएन विश्व को सिकोड़कर पूरे एक बड़ा बाजार बना रहा है, ताकि हम सभी कल्याण के अवसरों को साझा कर सके और खुशी से रह सके। यहीं पे हमारा ये एपिसोड नंबर 11 पूरा हो जाता है और अध्याय नंबर 9 पूरा हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा एक विश्व एक बाजार की अवधारणा कितना चुनौती के साथ दत्तुक डॉक्टर लीम सिओ जिन ने आज इसको मूर्त रूप दिया, प्रत्यक्ष रूप दिया और खुद प्रोग्रामिंग किया, खुद कोडिंग सीखा, खुद पढ़ाई किया, सब कुछ खुद किया और आज इस असंभव जैसे असंभव प्राय कार्य को भी उन्होंने करके दिखाया। इतना ही नहीं, आज हमने देखा कि उन्होंने कितने सारे अलग अलग कंट्री में, जहाँ पे आपने देखा था पहला कंट्री था जहाँ पिस्तौल सामने रखी हुई थी कि या तो आप अभी निकल जाओ, इस कंट्री में काम नहीं कर सकते, तो वहाँ पे भी उन्होंने उसको भी फेस किया। फिर बहुत सारी कंट्री में अलग अलग चुनौतियाँ, जैसे आपने देखा कि इंडोनेशिया में कितना बड़ा वित्तीय संकट, आर्थिक क्राइसिस आ चुका था और उसके बाद पूरा देश डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पूरी तरह से क्राइसिस में चला गया था और वहाँ पर एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग कंपनी डीएक्सएन को डॉक्टर लीम के इस विचारों के कारण वहाँ पर एक ज़बरदस्त सफलता हासिल हुई थी। बाद आप फिलीपींस का उदाहरण देखें और अभी हमने इटाली के अंदर का भी उदाहरण देखा। तो आशा करता हूँ ये जो मेरी मेहनत है ये बिल्कुल आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है। शायद मेरी इस मेहनत की वजह से आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे,
दोस्तों अभी देखिए कम से कम मैं 1.5 घंटा कंटिन्यूसली बात कर रहा हूं, 1 आवर 20 मिनट हुआ है और बिना सांस लिए मैं बात कर रहा हूं, अभी फूल रहा है मेरा सांस। बिल्कुल दोस्तों, ये मेहनत आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेकर जाइए। दत्तू डॉक्टर लीम सियोजिन की जीवनी, उनकी बायोग्राफी हमारे DXN के सभी सदस्यों को समझना अनिवार्य है। मैं जानता हूँ शायद लोग पढ़ते नहीं हैं, लेकिन सुन तो सकते हैं। कान में एक हेडफोन डालकर या ब्लूटूथ स्पीकर लगाकर घर में कोई भी काम करते हुए या सब्जी जो भी आप काम कर रहे हो या घर में कुछ भी काम चल रहा होगा, वो काम करते करते भी आप सुन तो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा टीवी देखते देखते खाना खा सकते हैं, तो ये प्रोग्राम सुनते सुनते भी खाना खा जा सकते हैं। आपने देखा होगा ना, महिलाएं सब्जियां काटती है, खाना पकाती है, सब्जियां बनाती हैं और उस समय पर कुछ ना कुछ गाना भी सुनती है, रिकॉर्डिंग सुनती है, तो उस समय पे भी आप ये प्रोग्राम सुन सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ज़रूर विनती करूंगा, इस मेहनत को आप एक मल्टीप्लाई करने में मदद करिए, सभी लोगों तक पहुंचाइए दोस्तों। यस दोस्तों, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से हम बहुत बड़ी क्रांति लाना चाहते हैं, वो स्वास्थ्य की भी क्रांति है और पूरी दुनिया को DXN में करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज पूर्ण विराम लेता हूं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो, अगले एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए सब लोग खुश रहिए, खुशहाल रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छे अच्छे उत्पादों का सेवन करते रहिए, DXN के सभी उत्पादों का सेवन करिए, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखिए और सभी लोगों की मदद करते हुए खुशहाली को हर घर तक लेकर जाइए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और शून्य प्रैक्टिस को निरंतर करते रहिए ताकि आप अपने मन को भी ट्रेन करो, मन का भी उपचार करते रहो, तो आपका शरीर और मन दोनों को भी मजबूत करते आगे बढ़िए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।